आपको मिल जाएंगे। हाँ लिख दीजिए यहीं पे, आप रख दीजिए। आ जाओ 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 जाओ। बेटा जितने आप लोग क्वेश्चन लिख रहे हो, मैं फिर से कह दे रहा हूँ, जो मेंस के आंसर राइटिंग का प्रोग्राम चल रहा है, इसमें अभी गुणवत्ता के लिए कम से कम मुझे 1.5 घंटे की एक क्लास आपको देनी पड़ेगी। अभी मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो बहुत ही जनरल साइंस के क्वेश्चन है। सर 2-3 केस थे, पर मैंने जिसमें केस लिखे वो मैं लाना भूल गई। ले आइएगा आप केस लाते हैं। तमिलनाडु का था और मतलब ये राष्ट्रपति के उसमें था, ले आइएगा। पंजाब राज्य का था। बिल्कुल ले आइएगा, मैं जुडिशरी के लिहाज से बता दूंगा, ठीक है। चलो भाई अच्छा है, आप लोग आगे शुरू करते हैं। तो याद रखिएगा, जो भी आप उत्तर लेखन कर रहे हैं, मैंने आपकी कॉपी में अलग से डाल दिया है, एक पेन प्रयोग करें, एक, अगर ब्लैक तो ब्लैक, ब्लू तो ब्लू, ठीक। आप अंडरलाइन किसी और कलर के पेन से नहीं कर सकते, उसका तरीका है। अगर आपको कोई चीज लिखनी है हाईलाइट करके, जैसे आपने लिखा राष्ट्रपति, तो एक काम करो, ऐसे ही प्रेसिडेंट लिख दो, कैपिटल बोल्ड लेटर में अंडरलाइन करो, अब लिख दो कि आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट का वर्णन करता है। मतलब बोल्ड लेटर में लिख सकते हो हेडिंग डाल के, लेकिन पेन एक ही होता है। हाँ जी, हाँ इंग्लिश का बीच में प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, एक ही पेन से। हाँ 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 पूछो, तुम्हारे ऐसे बुक के क्वेश्चन होते हैं। हाँ नोट्स के लिए मैं बता दे रहा हूँ, चलो ध्यान देना। अब देखो जैसे आज ही है, मान के चलो मैं यहाँ पर क्लास में कोई चीज लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं आपका रिवीजन भी करा दे रहा हूँ। जैसे मैंने आपको ये पढ़ाया कि टॉपिक है हमारे पास में प्रधानमंत्री, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर हम लोगों ने कल पढ़ा, साथ में केंद्रीय मंत्री परिषद भी पढ़ लिया था। तो बेटा इसको पढ़ने का तरीका समझिए। जब मैं यहाँ पर बोर्ड पे कोई हेडिंग या नाम डाला करूँ, तो आपके पास ये जो A4 पन्ना है, ठीक है, या आपकी जो भी नोटबुक है, आप भी वहां पर ये इस तरीके से लिख लिया करो। अब पीएम के लिए मैंने 2 आर्टिकल बताए थे, 74 और 75, ठीक है। ऐसे करके आप अभी फ्लो चार्ट के साथ में बनाया करो, मैं बता दे रहा हूँ आपको। फिर 74 में मैंने जो भी इंपॉर्टेंट बात बोली वो लिख ली आपने, 75 में लिख ली। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सी चीजें मैं बोल जाता हूँ, वो आप नोट नहीं कर पाओगे क्लास के दौरान। उसे कवर करने के लिए ही मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप कौन सी किताब ले लो, कक्षा 11 की एनसीईआरटी। क्लास में जो आप नोट्स बना रहे हो बेटा, ये बोले जाते हैं रनिंग नोट्स। मेरी बात समझना, कक्षा 11 की एनसीईआरटी के साथ जब आप मौलिक अधिकार का चैप्टर पढ़ोगे, तब आप मेरे नोट्स उस एनसीईआरटी की किताब के साथ लेके बैठोगे, तब आप एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे, नोट्स को टैली करते चलोगे, तो आपके पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट आ चुके होंगे शॉर्ट नोट के माध्यम से, और रिवीजन नोट्स बन चुके होंगे। मैं आपको सुनाना नहीं चाहता क्लास के अंदर कि लिखो मौलिक अधिकार 1215 मैग्ना कार्टा में आए थे, किंग ने ऐसा कहा था। अगर मैं ये करना शुरू करूंगा तो फिर क्लास हो गई मेरी पॉलिटी की, समझ रहे हो। नोट डिक्टेट करना इतने कम लेक्चर में बेवकूफ़ी। या तो पूरे कम से कम कुछ नहीं 6 महीने मुझे दे दिए जाए कि सर 6 महीने में पॉलिटी पढ़ाओ, फिर देखो आपकी नोट बनेगी कम से कम 500 550 पन्नों में। जब मैं वहाँ प्राइवेट कोचिंग में था तो डेली कम से कम वो 35 पन्ने लिखवाते थे, और बड़े इंस्टीट्यूट में एक क्लास चलती थी 3 घंटे की, कम से कम एक विषय की। तो 3 घंटे की क्लास में 1.5 घंटे तो वो लोग नोट मेकिंग करते थे। फिर आया कोविड, बल्ले बल्ले हो गई, अब उन सबको देनी पड़ती थी PDF, खत्म कहानी। लेकिन PDF में हम लोगों का आलसी बना जाता है, हम लोग PDF पढ़ते ही नहीं है, जमा करते रहते हैं, फाइल चिट्ठे लगाते रहते हैं। तो इसलिए क्लास में रनिंग नोट लिखो, कक्षा 11 की एनसीईआरटी आप ले लो और लक्ष्मीकांत ले लो। और बाकी मैंने बताया आपको कि अब इन चीज़ों के नोट्स मैं आपको थोड़े से प्रदान करना शुरू करूंगा। पहले मैं आपकी क्लास में नोट्स चेक करूंगा, आप लोग अपनी कॉपी में जो क्लास के दौरान नोट करते हैं वो मैं देखूंगा, चेक करूंगा, उसके बाद फिर मैं नोट्स डालूंगा ताकि पता तो चले आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। चलो भाई बाकी लोग आते रहेंगे। प्रधानमंत्री में आपका एक बार रिवीजन करा दें, और एक चीज़ करेक्ट करानी है मुझे। कल मैंने आपको बताया था प्रधानमंत्री के 2 अनुच्छेद होते हैं, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75। 74 का अनुच्छेद पहला कहता है कि कौन बाध्य होगा, आ जाओ, राष्ट्रपति बाध्य होगा। किस पर बाध्य होगा, तो सर सलाह पर प्लस सहायता पर। इसे अंग्रेजी वाले ऐसे ही लिखते चला करो कॉपी में भी, एड एंड एडवाइस। और हिंदी अंग्रेजी जो दोनों बच्चे हैं वो दोनों भाषाओं में नोट कर लिया करो। यकीन मानना हिंदी वालों के अंदर बड़ी उत्सुकता होनी चाहिए इंग्लिश सीखने की, और इंग्लिश वालों में भी उत्सुकता होनी चाहिए हिंदी सीखने की। इंटरव्यू पैनल के अंदर
कहीं नहीं मेंशन होता कि यू आर फ्रॉम सीबीएसई और यू आर फ्रॉम यूपी बोर्ड। पीसीएस के इंटरव्यू में मुझसे उन्होंने साफ साफ पूछा था कि आप बताइए लोकतंत्र क्या होता है। अब अगर मैं वहां पर ये कहता सर व्हाट डू यू मीन बाय लोकतंत्र, कहते वाह अंग्रेज वाह। कल को कोई चिट्ठी लेके आएगा जज साहब के पास में, और जो वो चिट्ठी होती है, चिट्ठी का मतलब जो कोर्ट की एप्लीकेशन होती है, वो अनपढ़ क्लाइंट के बेसिस पर हिंदी में वकील लिखता है कि उपयुक्त तिथि में हमारा वादी प्रतिवादी के विरुद्ध खड़ा हुआ, जिसमें तारीख नियत करी गई। अब जिसे हिंदी नहीं आती या हिंदी भी आती है वो कैसे ही हिंदी पढ़ लेगा। इसलिए यूपी पीसीएस के नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि देवनागरी लिपि का ज्ञान होना आवश्यक है। अब समझे अर्थ उसका। चलो तो राष्ट्रपति का ऐसे नोट्स बनाते चलिए। 74 का ये कहता है कि राष्ट्रपति किसके ऊपर काम करेगा, सलाह और एड एंड एडवाइस। किस पे काम करेगा, तो उन्होंने लिखा है कि वो काम करेगा मंत्री परिषद, जिसका एक अध्यक्ष होगा, उसे बोलेंगे प्रधानमंत्री। तो ऐसे करके लिख लो यहाँ पर, ये किसकी अध्यक्षता पे काम करेगा, प्रधानमंत्री, जो कि समस्त मंत्रियों में प्रधान होगा, लीडर होगा। ठीक है बेटा, याद रखना प्रधानमंत्री की सलाह और सहायता पहले बाध्यकारी नहीं थी। तो फिर सर ये बाध्यकारी किसने बनाई, तो बेटा ये बाध्यकारी बनाने के पीछे किसका जाता है लॉजिक, वेरी गुड, 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी जी का, जो 1976 में। लेकिन इसे बदल सकते थे मोरारजी देसाई, पर उन्होंने बदलने की जगह क्या करा, उन्होंने 1978 में 44वां संविधान संशोधन कर दिया, जिसमें एक शब्द डाल दिया, क्या डाल दिया, वेरी गुड। 1976 वाले में आप नीचे लिख लीजिए बाध्यकारी या बाइंडिंग, और इधर लिख लीजिए पुनर्विचार, रिकंसिडरेशन। ये चीज आपको स्टोरी में कई बार रिपीट कर चुका हूं, गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी चीज रिवाइज करो। अभिव्यक्ति की आजादी गलत बता रहे हो सर, कह रहे थे हमसे, कह रहे थे सर फंडामेंटल राइट बच्चों के दिमाग से चला गया। बोले सही 1921 कर रहा था, अभिव्यक्ति की आजादी किसमें आता है, चलो बैठ जाओ बेटा, अभी तो रिवाइज ही करा रहा हूं। ठीक है, चलो भैया कोई बात नहीं, रिवाइज करते रहो, बेइज्जती मत करवा देना। उसके बाद ये चीज समझ गए। अब आर्टिकल 74 का ही दूसरा वाला भाग भी बता दे रहा हूं मैं, ये भी देख लेना। आर्टिकल 74 का 2 क्या कहता है, फिर से समझ लेना। पाकिस्तान देश पे हमला करना चाहता है, इसकी जानकारी रॉ के हेड, आपको पता है भारत में गोपनीय सूचना विभाग होता है, एक होता है शोध एवं भैया रिसर्च एंड एनालिसिस विश्लेषणात्मक इकाई, जिसे रॉ कहते हैं। इन दोनों एजेंसियों के काम होते हैं कि देश पे आंतरिक और बाह्य संकट ना हो पाए। ये लोग टिप देते हैं, किसे देते हैं, तो बेटा याद रखना प्रधानमंत्री जो होता है ना, ऐसे छोटा मोटा आदमी नहीं होता है, ये तुम्हारे R&AW का चीफ से डायरेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाला व्यक्ति होता है। यानी इन्हीं के अंडर गाइडेंस में सारी एजेंसियां काम करती हैं। तो अगर इनके पास में कोई जानकारी आई और वो जानकारी देकर इन्होंने राष्ट्रपति को बाध्य करके देश में आपातकाल लगवा दिया, और अगर वो खबर लीक हो गई, तो बेटा उस खबर से तो तबाही मच जाएगी या उस खबर का कोई गलत प्रभाव पड़ सकता है। तो ऐसे में जो भी सलाह, याद रखना, जो भी सलाह प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देते हैं, वो सलाह भारत के किसी भी न्यायालय में पूछी नहीं जा सकती, ना ही चैलेंज करी जा सकती है। तो लिखो न्यायालय नहीं ले जा सकते, ये ध्यान रखो। कोई भी ऐसी सलाह जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देते हैं बेटा, वो सलाह कभी भी नहीं ले जाई जा सकती। सर कहाँ नहीं ले जाई जा सकती, न्यायालय, किसी भी न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई भी। क्यों, क्योंकि फिर उस सलाह का औचित्य क्या रहेगा, तुम तो उस सलाह में कमी निकालोगे। अब नोटबंदी की सलाह किसने दी किसने नहीं दी, प्रधानमंत्री 8 नवंबर 2016 को आए और अपनी तरफ से बोल के चले गए। क्या सुप्रीम कोर्ट में ये चीज चैलेंज करी गई, करी जा सकती थी सर, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का फैसला था। अगर ये प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति ने करा होता तो उस सलाह को मुकदमे में नहीं ले जाएंगे, मामले को ले जा सकते हैं। लेकिन खैर मजे की बात सुनो, सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटबंदी को उचित ठहराया, ऐसा कर सकते हैं क्योंकि RBI एक्ट। ठीक है, तो खैर ये आपने चीजें नोट कर ली, मैंने कल आपको बता दी थी। उसके बाद मैंने आपको समझाया था आर्टिकल 75 का एक किसकी बात करता है, सर राष्ट्रपति क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। सर नियुक्ति किसकी करेगा, प्रधानमंत्री की। बाद में प्रधानमंत्री से सलाह लेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। कोई दिक्कत। 75(1) में बड़ा ध्यान रखना कि राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा प्रधानमंत्री की। पहले मैं बुला लूंगा दूसरी फैकल्टी को और दूसरी फैकल्टी के बेसिस पे अच्छे बच्चों को। तो समझना, पहले राष्ट्रपति बुला लेते हैं प्रधानमंत्री को, बाद में प्रधानमंत्री कहते हैं आ जाओ निर्मला सीतारमण, आ जाओ राजनाथ सिंह, इन सबको मंत्री पद दे देते हैं, क्योंकि नियुक्ति इनकी भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति, पर किसकी सलाह पे बात होकर, प्रधानमंत्री पे। ये कौन कहता है, 75 का 1।
अब ध्यान से समझना, ये जो मंत्रियों की नियुक्ति करी जा रही है वो नियुक्ति कर कौन रहा है? राष्ट्रपति। करा कौन रहा है? प्रधानमंत्री। तो 75(2) में लिखा हुआ है कि जितने भी मंत्री हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? बेटा वो उत्तरदायी होंगे राष्ट्रपति के प्रति। इसी को यहाँ पर बोला गया है प्रसाद वचन, ठीक है। इसे ही बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर, प्रसाद का सिद्धांत, ठीक है। यानी राष्ट्रपति को जब भी लगता है वो किसी मंत्री को निकाल सकता है, लेकिन मजबूर है, वो फिर से प्रधानमंत्री को फोन करेगा, कहेगा सलाह देना मेरे को, इसे निकाल दूं। या प्रधानमंत्री जाके राष्ट्रपति से कहेगा ये निर्मला सीतारमण जी ने गलत बजट पेश कर दिया, देश का नुकसान हो रहा है, इसको हटाओ इसके पद से। प्लस ये भी मैंने आपको कल बताया कि कोई भी अगर नेता अपने मंत्री पद से हट जाए तो वो संसद का सदस्य रहता है, संसद के सदस्य से नहीं हटता। उदाहरण, अगर हमारे यहाँ पर जतिन प्रसाद जी को मंत्री बना दिया जाए रेल का, तो रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन फिर भी ये क्या रहेंगे? सर ये सांसद तो फिर भी रहेंगे, सांसद से नहीं हटेंगे, क्योंकि लोगों ने इन्हें निर्वाचित करके यानी इलेक्ट करके भेजा है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, याद रखना, ठीक। अब अगर आपको ये 2 पॉइंट रिवाइज में यानी रिवीजन में याद है तो उत्तर 3 है इसका सामूहिक दायित्व, 75 का 3। वेरी गुड सर। सामूहिक दायित्व क्या होता है तो समझ लेना, अकेला मंत्री राष्ट्रपति को उत्तरदायी, लेकिन जितने भी समस्त मंत्री हैं, समस्त जो समस्त मंत्री हैं बेटा वो किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा। ये ध्यान रखना, एक मंत्री राष्ट्रपति को उत्तरदायी, सारे के सारे मंत्री इकट्ठे किसके प्रति उत्तरदायी? लोकसभा। तो सर प्राइम मिनिस्टर है वो किसके प्रति उत्तरदायी? प्राइम मिनिस्टर भी लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है, क्योंकि अगर लोकसभा में इसके खिलाफ कौन सा मोशन लाया गया? अविश्वास प्रस्ताव, या प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो पूरी लोकसभा भंग हो जाती है, जो मेजोरिटी वाली पार्टी है वही सरकार। और एक चीज यहाँ पर और ध्यान रखना, जो मैंने आपको बड़ा अच्छे से बताया था कि बेटा वो तो इंदिरा गांधी जी ने कंडीशन वीक कर दी राष्ट्रपति की, वरना राष्ट्रपति उठा के किसी मंत्री को लात मार के निकाल सकते थे, पर अब इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि वो किससे सलाह लेंगे? प्रधानमंत्री से। तो 75(2) में राष्ट्रपति की शक्ति बहुत अच्छी थी, लेकिन इसको कर्टेल कर दिया, काट छाट कर दिया। हाँ सर शुरू से तुम कल आए नहीं थे ना, इसलिए तुम्हें तो लगेगा ही अब काजू जा रही है अमरीश पुरी के साथ, तब भी देखो। प्रधानमंत्री जो है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। बाद में प्रधानमंत्री कहता है इस मंत्री की भी नियुक्ति कर दो, ये सलाह बाध्यकारी है। सारे मंत्री उत्तरदायी है राष्ट्रपति को, और सारे मंत्री नहीं, एक मंत्री उत्तरदायी है राष्ट्रपति को, सारे मंत्री उत्तरदायी किसको है? लोकसभा को। ये भी आप समझोगे आगे चल के। अब इसके बाद 75 का 4 लिख लीजिए। 75 के 4 में आ जाती है शपथ, और शपथ प्रधानमंत्री कितनी लेते हैं तो याद रखना 2 शपथ लेते हैं सर। एक शपथ लेते हैं मंत्री पद की और दूसरी शपथ लेते हैं गोपनीयता की। ये लिखते चलना, लिखने का मतलब ऐसे ही मेरे साथ फ्लो चार्ट कॉपी में बनाते रहना छोटे छोटे, ताकि जब आप नोट रिवाइज करो तो ध्यान आ जाए। हाँ अनुसूची 3 में, वेरी गुड। इनकी शपथ कहाँ दी है? अनुसूची 3 में। आ जाओ बैठ जाओ। गुड मॉर्निंग, ठीक है। इसीलिए मैं टॉपिक शुरू करते करते 9-10 बजा ही देता हूँ, मतलब 9:10 बजाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखिए, चलो अब ये लिखिए अगला 75 का 5। बेटा 75 के 5 में मैंने क्या बताया था आपको? यहाँ मिल जाती है बेटा सदस्यता में छूट। मान के चलो तनु ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, लड़की आगे बैठी है, उसके बाद प्रधानमंत्री पद पर किसी को बनाना है तो ये बीजेपी की सदस्य उठा के बना देंगे, लेकिन सर ऐसे ही हम किसी को पीएम थोड़ी ना बना सकते हैं बेटा। उसके साथ एक नियम है कि अगर तुमने किसी भी बीजेपी पार्टी के या जो पार्टी जीती है उस पार्टी के सदस्य को चुन के पीएम बना दिया तो उसके पास 6 महीने की घड़ी शुरू हो जाएगी। उसे 6 महीने के अंदर राज्यसभा या लोकसभा कहीं से अपनी सदस्यता पानी होगी। कैसे पानी होगी? लोकसभा का चुनाव लड़के जीतना होगा, वरना राज्यसभा में राष्ट्रपति उसे नामित भी कर सकते हैं, जैसे सचिन को किया था। सचिन कहीं चुनाव नहीं लड़े, राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 12 नामांकित लोगों की सूची में एक नाम डाल दिया था 2012 में, सचिन। समझ गए? तो आपको जब सदस्यता मिल जाएगी उस सदस्यता के चलते आप पीएम रहोगे। पर सर अगर मैं सदस्यता नहीं ले पाया तो तुम घर चले जाओगे, पार्टी को एक नया पीएम बनाना पड़ेगा, इस पे भी 6 महीना शुरू हो जाएगा। और अगर राष्ट्रपति को लग गया ये ड्रामा बहुत लंबा चल रहा है तो राष्ट्रपति कहेगा भंगी, खत्म, छुट्टी। समझ गए? सर ऐसा हुआ है 6 महीने वाला? बेटा बहुत बार हुआ है। इंदिरा गांधी जी, HD देवगौड़ा जी,
ये जितने भी तुम देख रहे हो ना, ये ऐसे ही लोग थे जो राज्यसभा से चुपचाप से आकर के टिकट लेके और जीत के काम कर लेते थे। इसीलिए तो पहली बार फैसला किया था इंदिरा गांधी ने कि मैं रायबरेली लोकसभा सीट से लड़ूंगी, और वहां भी सामने खड़े हुए जयप्रकाश नारायण, और वो मामला ऐसा बन गया कि देश में बोला जाता है मूल ढांचे का सिद्धांत। आगे जाकर के उस सिद्धांत का इलेबोरेशन हो गया, क्योंकि 1973 में केशव नंदा जो वाद था, उस वाद के प्रभाव से इंदिरा गांधी जी के चुनाव की धज्जियां उड़ गई। खैर छोड़ो, अब आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अगला लिखो 75 का 6, ये बात करता है वेतन की या तनख्वाह की। हाँ सर मान लो, हाँ दीवार, ये सब बता चुका हूँ कल, इसीलिए बेटा ये सब लिख लिया। हाँ शपथ मतलब इसका मतलब अलग सी होती है, गोपनीयता की ये लेते हैं कि मैं देश का प्रधानमंत्री होने के नाते देश का कोई भी सीक्रेट इस देश की सीमाओं से बाहर नहीं जाने दूंगा। समझे बात? किसमें? मैं आसान कर दे रहा हूं तुम्हारे लिए ताकि तुम कभी जीवन में ना भूलो। इसके आगे लिख सकते हो शेड्यूल 3, और लो मैं तुम्हें बताना ही चाह रहा था लेकिन ये लिख लो, ये जजेस लेते हैं। ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट 1923 की शपथ होती है, ये ठीक है। ये जो एक्ट की शपथ है 1923 की, ये जजेस मेड लॉ है, और इस लॉ के तहत गोपनीयता की कस्में खाई जाती हैं। ये रॉ के एजेंट भी लेते हैं शपथ, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। लिख लिया इसको? अब चलो तुम्हें कमाल की चीज और बताते हैं। ऐसा हुआ कि भैया 543 सीटों पे चुनाव हुआ, इसमें से एक पार्टी 291 जीत गई। सर बहुमत के लिए कितनी चाहिए होती है? 273। अब ध्यान रखना, करीब करीब 2 महीने के लिए कोई भी लोकसभा भारत में नहीं होती। क्यों? क्योंकि सर 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष में पूरा हो जाता है। इसके बाद 18वीं लोकसभा का चुनाव होने के लिए कम से कम 2 महीने का टाइम होता है। आपने देखा होगा कि अप्रैल और पूरा मई चुनाव में चला गया। 19 अप्रैल से चुनाव शुरू हुए, 7 चरण में चुनाव शुरू होते होते 1 जून को खत्म हुए। चुनाव जैसे ही पूरा होता है सर, इस चुनाव के पूरे होने के बाद जो पार्टी या जो भी लोग सबसे अधिक सीटें जीते होते हैं, जल्दी आओ, सबसे अधिक सीटें जीते होते हैं बेटा, उनको कहां बुलाया जाता है? उनको राष्ट्रपति बुलाते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अब तो कोई नहीं आ रहा पीछे। चलो, ये रही लोकसभा, ये रही राज्यसभा। लोकसभा में अधिकतम सीटें 550 हो सकती हैं, पर किन्हीं कारणों से भरी 543 ही हैं, ठीक है। इन 543 का मेजॉरिटी कर दो, मेजॉरिटी मतलब 50% प्लस 1, तो सीटें कितनी चाहिए जीतने वाले को? 273। ये 273 सीटों का चुनाव होता है, और चुनाव जीतने के बाद समझिएगा ये संसद, इस संसद के अंदर 2 सदन है, राज्यसभा लोकसभा। यहाँ के चुनाव होते हैं जो आप लोग वोट दे सकते हो, इसमें हम वोट नहीं दे सकते। सर इसमें हम वोट देंगे कितनी सीटों पे? 543 सीटों पे लोग चुन लिए। सबसे ज्यादा इस बार किसने सीटें जीती हैं? एनडीए ने जीती। बेटा जैसे ये सीटें लोकसभा में सबसे ज्यादा एनडीए ने जीती, तो राष्ट्रपति जी बुलावा भेजते हैं कि आ जाओ, आज है संसद के अंदर मीटिंग। क्या मीटिंग होगी? मैं सभी जितने भी लोग जीत के आए हैं उन्हें यहाँ पर बैठाल के कहूंगा, आओ पारित करो धन्यवाद प्रस्ताव, आओ पारित करो विश्वास प्रस्ताव। सर ये विश्वास प्रस्ताव क्या होता है? बेटा हो सकता है ये 291 लोग जो जीते हों, इनमें आपस में दरार पड़ चुकी हो सकता है कि ये जो सामने से इतना बड़ा नंबर दिख रहा है ये 273 भी ना हो पाए। तो ये राष्ट्रपति की ड्यूटी है कि वो जितने भी लोग चुनाव जीत के आए हैं उनको एक क्लास में बैठा के या उनको एक मीटिंग हॉल में बैठा के पूछे कि क्या तुम समर्थन करते हो, और जब ये लोग समर्थन करते हैं, हाँ हाँ का वोट दबा देते हैं, तब इनसे पूछा जाता है कि तुम अब आगे लेकर आओ जो व्यक्ति कहलाया जाएगा लीडर। तो बेटा ये जो 291 जिनके पास बहुमत से ज्यादा सीटें हैं, एक व्यक्ति का नाम आगे कर देते हैं जिनका नाम होता है कुछ भी XYZ। बिल्कुल, उस समय जब नाम आगे करते हैं तो ऑनरेबल कह सकते हैं, ठीक है। जैसे ये जो नरेंद्र मोदी जी है, ध्यान से समझना, हो सकता है ये ना तो कोई MP हो ना कहीं से टिकट जीत के आए हो, तो कितने महीने का टाइम मिलेगा? 6 महीने का। लेकिन अच्छी बात ये है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी खुद ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कहां से? वाराणसी से। तो बेटा बड़ी आसानी होती है, राष्ट्रपति आगे बुला के कहता है कि मुबारक हो, तुम्हें 75(1) के तहत मैं नियुक्त कर रहा हूँ। और जैसे ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, तुरंत ही प्रधानमंत्री ये कहता है ठीक है हम नियुक्त हो गए, अब हम आगे सलाह पे काम करके आपकी होने के बाद उनको पहले शपथ नहीं दिलाई जाएगी? नहीं, ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हो कि नियुक्त होने के बाद, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना जो बात आप कह रही हो। 75 के 1 में नियुक्त कर दिया, उसके बाद मिलेंगे 30 दिन, ये है बात।
ठीक है। ये 30 दिन का जो टाइम मिलेगा इसमें पारित होगा विश्वास प्रस्ताव। मतलब ध्यान से समझना, अगर तुम सिद्धांत कैच कर पाए तो तुम्हें मजा आ जाएगा। प्रेसिडेंट कौन है? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल। न्यायपालिका, विधायिका या फिर न्यायपालिका। गलत, कार्यपालिका, है ना। अब ध्यान से सुनना, इसने किसकी नियुक्ति करी है? प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री कौन है तीनों में से? एग्जीक्यूटिव। ये भी नहीं है सर। अगर आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलें तो दो एग्जीक्यूटिव मिलके, ये भी इसने मिलके पूरा देश खराब कर दिया। इसीलिए, लेकिन सर राजनीति का सिद्धांत है कि सर कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? कार्यपालिका उत्तरदायी है किसके प्रति? विधायिका। इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव लायबल टू लेजिस्लेटिव। तो ये जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं, अब इन्हें किसके सामने जाना पड़ेगा? लेजिस्लेटिव के सामने, यानी संसद में जाके प्रधानमंत्री एक प्रस्ताव पारित करवाएंगे। अब आई बात समझ में? और ये प्रस्ताव क्यों पारित कराते हैं 30 दिन के अंदर? क्योंकि ये दोनों कार्यपालिका है और इसके इन्हें अनुमति किसकी चाहिए अपने सत्र को आगे ले जाने के लिए? विधायिका। अब समझ में आई बात? ये प्रिंसिपल मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के बाद संसद में 30 दिन के अंदर धन्यवाद या विश्वास प्रस्ताव क्यों पारित कराते हैं? क्योंकि सर एक लाइन का आंसर है, कार्यपालिका उत्तरदायी है विधायिका के प्रति। बात आई समझ? कोई डाउट? अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज और सुनो। हो सकता है प्रधानमंत्री बनने के बाद, ध्यान से सुनना, सीटें हैं 543। ध्यान से समझना सिद्धांत, मैंने जीतनी 291। अब ये वाला जो कलर हो गया पूरा रंग दिया मैंने। अब तुम जरा एक चीज और नोटिस करना, बड़े अच्छे से नोटिस करना। ज्यादातर लोग हो गए मेरे 291, और जब मेरे पास में प्रधानमंत्री ने 30 दिन के अंदर विश्वास प्रस्ताव पारित करा, अब उसके बाद अगला चरण होता है मंत्रियों की नियुक्ति, जिसमें शपथ दिलाई जाती है। अभी 9 जून को प्रधानमंत्री ने 72 मंत्रियों के साथ में शपथ ली। ठीक है सर, ये संख्या 72 की होती, यहीं पर गेम आ जाता है। अब तुम जरा एक चीज सोचो कि अगर इस पूरी संसद के लोकसभा के अंदर 291 लोग या 292 लोग तो क्या हो जाए? ध्यान से समझना, कार्यपालिका। क्योंकि हर मंत्री क्या होता है? एग्जीक्यूटिव। मंत्री लेजिस्लेटिव ना होकर के एग्जीक्यूटिव की श्रेणी में पहले आएगा। तो तुम ये बताओ, अगर मंत्री ज्यादा हो जाएं और जितने विधायक हैं या सांसद हैं उनकी कमी हो जाए, तो सर मुझे तो पॉलिटी में ब्रेक होके ये वाला नियम दिख रहा है कि कार्यपालिका उत्तरदायी है विधायिका को। अब मुझे जरा अपनी बुद्धि लगा के बताओ, जब कार्यपालिका की संख्या इतनी ज्यादा है तो काय बात का उत्तरदायी? सिद्धांत गलत होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 543 सीटों में से मैंने जितनी 400 सीटें। नियम ये कहता है कि कार्यपालिका उत्तरदायी किसके प्रति होगी? विधायिका के प्रति। अगर विधायकों की संख्या, यानी विधायिका मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के अंदर जो विधि बनाते हैं उनकी संख्या बिल्कुल कम हो जाए और 90% मंत्री दिख जाए, तो कौन सा सिद्धांत गलत हो जाएगा? कार्यपालिका उत्तरदायी है विधायिका के प्रति। इसीलिए बेटा इन सब घटनाक्रम को देखते हुए एक नियम निकल के आया, इसको करेक्ट कर लो। कल 93 लिख गया था, इसको 91 कर लो। 91वां संविधान संशोधन 2003, जिसमें बोला गया कि लोकसभा की कुल सदस्यता के 15% से ज्यादा लोगों को आदरणीय नरेंद्र मोदी देश के पीएम मंत्री नहीं बना सकते। यानी जो मंत्री बनेंगे वो लोकसभा के टोटल मत के मात्र 15% बनेंगे, जिनकी संख्या 81 से ज्यादा नहीं हो सकती। इस बार नरेंद्र मोदी के साथ में कितने लोगों ने शपथ दी है? 72। ये संख्या किससे ज्यादा नहीं हो सकती? 81। क्यों? क्योंकि सर सिद्धांत टूट जाएगा। सिद्धांत कौन सा टूट जाएगा? एग्जीक्यूटिव लायबल टू लेजिस्लेटिव। कभी भी कार्यपालिका की संख्या विधि बनाने वालों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। समझे बात? ये प्रिंसिपल है, मेंस का क्वेश्चन बनेगा। हाँ, 91वें संविधान संशोधन से कौन सा डाला गया था? तो कल मैंने आपको लिखवाया था आर्टिकल, उस आर्टिकल का नाम है 75(1)। और ऐसा ही राज्यों के लिए कर दिया गया सर, राज्यों में जोड़ दिया गया वैल्यू। ये था कल का रिवीजन। अब मैं संसद जब शुरू कर रहा हूं, मैंने तुम्हारे लिए 3 चीजें और आसान कर दी हैं, सुन लो ध्यान से। जैसे ही पूरी पॉलिटी में हम संसद खत्म करेंगे, मैं तुम्हें 3 अपनी तरफ से पॉलिटी का कोर्स में 50 या 55 लेक्चर होंगे, मैं अपनी तरफ से 5 लेक्चर एक्स्ट्रा दूंगा, जिसमें ये सारी चीजें मैं रिवाइज एक बार फिर कराऊंगा, ताकि पूरी पॉलिटी की समझ बैठने के बाद भी तुम ये चीजें एक बार रिकॉल करो। ठीक है? तो 5 रिवीजन क्लास मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ऐसा गिफ्ट कह लो या रिवार्ड कह लो, वो रहेंगी, ताकि तुम ये सब दोबारा रिवाइज कर लो। क्योंकि क्रम में पॉलिटी नहीं चल रही। पहले हम लोगों को पढ़ना चाहिए था 1600 कंपनी आगमन से लेके 1773 के विधि बनाने से 1947 तक भारत बनने के नियम।
फिर चलना चाहिए था हमें किस पे, संविधान के बाद प्रस्तावना पे, प्रस्तावना के बाद नागरिकता पे, नागरिकता के बाद मौलिक अधिकार पे। लेकिन जो भी कारण रहे हो, शुरू कहाँ से हो गया, मौलिक अधिकार से। तो ये चीजें समझने में थोड़ी बहुत आपको दिक्कत हुई होगी, जो कि स्वाभाविक है। ठीक है, चलो भाई, अब ये चीजें अगर आपने नोट कर ली हो तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें अब आपको मजा आएगा। राष्ट्रपति की वीटो पावर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, एक बार सभी बच्चे ध्यान से सुन ले, और जो जिसको ना समझ आए थे पूजा की तरह पूछा करो, पूछना बहुत अच्छी हैबिट है बेटा। आर्टिकल 111 राष्ट्रपति को एक शक्ति देता है, लेकिन याद रखना ये जो वीटो है ये संविधान में कहीं नहीं लिखा है। इसका मतलब होता है 111 का कि जब भी कोई बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा, या तो वो सहमति देगा, या तो वो भैया क्या देगा, सहमति नहीं देगा, मना कर देगा, सहमति नहीं देगा। दो ही तो बातें निकल सकती हैं। लेकिन वीटो शक्ति जो है वो भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है, तो बेटा याद रखना वीटो शक्ति हमने ली है संयुक्त राष्ट्र से। संयुक्त राष्ट्र में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 10 अस्थायी और 5 स्थायी होते हैं। ये जो स्थायी सदस्य होते हैं इन्हें कई बार P5 कह के संबोधित किया जाता है, जिसमें बड़े बड़े देश हैं सर, यूके, इंग्लैंड अपना, अमेरिका सर अपना, रशिया, उसके बाद फ्रांस और उसके बाद चीन। सर ये ऐसे देश हैं कि आंधी आए तूफान आए, लेकिन ये परमानेंट सदस्य रहेंगे संयुक्त राष्ट्र के। बेटा इन सदस्यों के हाथ में होती है वीटो शक्ति। सर वीटो शक्ति का मतलब क्या होता है कि मैंने क्लास के 5 बच्चों से कहा रसगुल्ला खाओगे, एक ने कहा हाँ, दूसरे ने कहा हाँ, तीसरे ने कहा हाँ, चौथे ने कहा हाँ, एक ने कहा नहीं। तो नियम तो ये होना चाहिए सर, 4 लोग कह रहे हैं मौसम भी बढ़िया है, रसगुल्ला बंटवा दो, लेकिन किसी एक ऐसे व्यक्ति ने जिसे मिठाई नहीं पसंद, उसने मना कर दिया, तो बेटा वीटो के अंतर्गत ये 4 लोगों की वैल्यू 0 हो जाएगी, जिसने मना करा है वो जीत जाएगा। यही सेम शक्ति राष्ट्रपति को होती है। लोकसभा में बिल पारित, राज्यसभा में बिल पारित, कितने हो गए, 1-2, लेकिन अकेला राष्ट्रपति क्या कह सकता है, नो। लेकिन इस नो पे भी 3 कंडीशन है, पूर्ण, स्थगित, पॉकेट वीटो। वीटो कितने प्रकार का होता है, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और तीसरे नंबर पे पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो मतलब कितने भी लंबे समय तक स्थगित कर दो, सस्पेंसिव का मतलब कि थोड़े समय तक रोक लो, एब्सोल्यूट का मतलब प्राइवेट बिल को पूर्णतः मना दो। ये मैंने कल बता दिया। पूजा ये चीज समझ में आ गई, गुड। अब बताओ कोई डाउट, वरना संसद में तुम्हें चित्र दिखाने हैं मुझे, और थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ाऊंगा मैं। हिस्ट्री का मतलब कितने लोगों ने आर्ट एंड कल्चर पढ़ा है, मंदिर निर्माण शैली, द्रविड़ वेशल नागर पढ़ा है, चलो नहीं पढ़े मंदिर निर्माण शैली, मृणाल्स नूडल्स, ठीक है, पहली बार सुने, इससे बढ़िया तुम लोगों से चलेगी। चलो वैसे कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से समझना। अब आज जिस चीज की पढ़ाई करने जा रहे हैं, आया राम गया ना, भाड़ में जाओ, आया राम गया राम कहाँ, प्रधानमंत्री वाली खुल भी लगा। कौन गया फेवरेट, मेरी फेवरेट, अच्छा भूले नहीं, मैं कुछ नहीं भूलता। ये क्या हो गया, ये कौन सा इंसिडेंट हो गया हमारे साथ। चलो भैया एक बार मैं पीडीएफ दोबारा चेक कर लूँ, कौन सी पीडीएफ ट्रांसफर हो गई है इसमें। फोटो संसद का पीडीएफ कोई और, हाँ क्या लग रहा है तुम्हें, क्योंकि फोटो दिखाना बहुत जरूरी है भाई। अगर फोटो नहीं देखो, संसद का नहीं, वो वाली संसद नहीं थी जो फोटो दिखाना है, ठीक है। चलो रुको मैं दिखा दूँ, चिंता मत करो, मेरे पास हमेशा बैकअप पीडीएफ पड़ी रहती है। फोटो तो मैं तुम्हें दिखा के ही मानूंगा, लेकिन बस मैं ये सोच रहा हूँ कि चली कहाँ तो फिर पेन ड्राइव में चेक करो। तुम कहाँ से मिल, नहीं ये वाली नहीं, अरे मिल जाएगी, मिल जाएगी, इतनी एमडी है। नहीं ये इसमें की बात इसमें, चलो अगर इसमें नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास गूगल तो है, इंटरनेट तो चल ही रहा है यहाँ पर,
नहीं चल रहा क्यों? क्या नहीं है, क्या नहीं? वाईफाई कनेक्ट नहीं है? अरे कनेक्ट है भैया। कैसी बात कर रहे थे? रुको मैं भी चला के दूंगा। तुम्हारे फोन में भी चल रहा? वाह, अरे आज पता चला था 9 दिनों बाद लोडिंग में लगा बोला। ठीक है चलो भैया प्रयास करते हैं, इससे दिखा दे तुम। ठीक है हाँ बेटा, 64 योगिनी जो मठ है वही पुरानी संसद की डिजाइन से प्रेरित किया गया था। इसकी फोटो तो तुम लोग देख चुके हो। चलो क्या पासवर्ड बताया? मैं डाउनलोड करके देखता हूँ अगर यहाँ से चल गया। हाँ इस मंदिर कला को ध्यान से देखो और एक बार गूगल करके पढ़ो कि 64 योगिनी मंदिर का क्या महत्व है। फिर मुझे तुम्हें क्वेश्चन दिखाना है भाई। नहीं ये पासवर्ड नहीं है। 1 से 8 तक कौन बता रहा है? अच्छा हाँ कनेक्ट हो गया 1 से लेकर 8 तक में। वेलकम फ्री लिख के तुम लोगों ने कनेक्ट कर लिया। हमारा नहीं हो रहा कनेक्ट। वाह हो गया भाई? हमने ऐसे किया, हमने आपको कर दिया। चलो कोई नहीं, आप शुरू करते हैं। अगर इसमें नहीं है तो कोई दुख की बात नहीं, आगे शुरू करेंगे। चलो जब तक पीडीएफ लोड हो रही है अब ऐसे ही पढ़ते हैं मैनुअली। तो मैं थोड़ा सा मंदिर इतिहास के बारे में बताना था, मुझे दिखाना था। नहीं होगा तो कल देखेंगे, है ना। चलो आओ भाई शुरू करते हैं जब तक ये लोड हो रहा है। जब ये संसद की फाइल डाउनलोड हो जाए तो मुझे बताना है। इसे ओपन करें, इसे मंदिर देखेगा 64 योगिनी। ठीक है बताना। चलो भाई हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, लिखो संसद पार्लियामेंट लिखो। अब तो मैं अपने तरीके से समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं देख पाओगे इमेजेस बाद में दिखाएं। ठीक है लिखो, देखो संसद के आगे हेडिंग डालो। पहले तो ये लिखो सबसे पहले कि भारत में संसद की आवश्यकता ही क्या होती है, कोई बता सकता है? Why do we need संसद? बताओ, पार्लियामेंट की जरूरत है। हाँ चलो गुड, तुम हाँ देश को चलाने के लिए। अच्छा और कोई? लिखो 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 सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी। लिखो इंग्लिश में लिखो। सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था कौन है देश के अंदर? पार्लियामेंट। लिखो सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था का नाम है पार्लियामेंट। हाँ डिस्क्रिप्शन से तभी कॉन्फिडेंस है। लिखा? ठीक है अब ध्यान से सुनना तुम थोड़ी सी स्टोरी जिसमें तुम्हें मजा आएगा। कितने लोग जानते हैं कि देश के अंदर आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का एक स्टैचू बना हुआ है? सभी को पता है ना? वल्लभ भाई पटेल ने क्या काम किया था जरा बता सकता है कोई? हाँ चलो भैया एक स्टोरी सुनो ध्यान से और अच्छे से समझना। आज की डेट में जिसको आप भारत बोलते हो, समझिएगा ध्यान से, आज की डेट में जिसको आप भारत बोलते हो, अब ध्यान देना वापस आ जाओ। आज की डेट में जिसे आप इंडिया कहते हो वो इंडिया नहीं था, तो फिर सर वो क्या था? तो बेटा याद रखना हमारा इंडिया पहले छोटी बड़ी 562 रियासतों में बटा हुआ था। कितनी रियासतों में? 562। मतलब आप ये समझिए आज बच्चा पूरनपुर से यहाँ आ रहा है तो वो ये कहता है, वो आ रहा है पूरनपुर से, तो पूरनपुर पूरनपुर पीलीभीत जिले के अंदर आ जाता है। लेकिन पहले सोचो ये होता था भैया कि पूरनपुर अपने आप में किसी राजा का एक देश है। आज तुमने पीलीभीत के अंदर ये सरकारी अस्पताल है, यहाँ पर आए पढ़ के अपने पर्टिकुलर मोहल्ले में चले गए, उसका एक वार्ड है और वो वार्ड तुम्हारा पीलीभीत शहर के अंदर आता है।
लेकिन अगर पहले की बात करो तो पूरे भारत में छोटी छोटी 562 रियासतें थी। मतलब इट्स लाइक ऐसा होता था कि राजा या रानी पूरनपुर की पधार रहे हैं, ये स्थिति चलती थी। ठीक है, चलो तुम्हारा नसीब बढ़िया, काम हो गया। अब इसको डाउनलोड करके दिखाई दे रहा है, लो पलक इस पेन ड्राइव को लगाओ, कर लोगे कितने की हो, नहीं हो, चलो हो गया काम तुम्हारा, पेन ड्राइव में चल जाएगी। हाँ भाई, तो जो 562 रियासतें, सुनते रहो स्टोरी सुनते रहो, 562 रियासतें जो थी बेटा, उनमें अपने अपने राजे रजवाड़े रहते थे। जब अंग्रेज भारत आए थे तो उनका विचार जो था शासन करने का नहीं था, लेकिन उन्होंने हम भारतीयों की कुछ ज्यादा ही सम्मान देखने के बाद विचार बना लिया कि ये लोग जो है वो महत्व देते हैं। किस चीज को महत्व देते हैं बताओ? राजा को महत्व देते हैं? नहीं बेटा, भारतीय महत्व देते हैं अतिथि संस्कार को। अब समझिएगा ध्यान से, वास्को डी गामा आया था, ये सन ने भी कवर कराया या नहीं, ये बताओ? करा दिया। कब आया था वास्को डी गामा? कहां से आया था? पुर्तगाल से। किस लिए आया था भारत? व्यापार करने के साथ साथ ऐसा कौन सा घटनाक्रम हुआ जिसकी वजह से पुर्तगाली के बाद में कौन कौन आते गए? डच आए, ब्रिटिशर्स आए, डेनिश आए, फ्रेंच आए। तो ये जो ब्रिटिशर्स थे ये 1600 में भारत में अपनी कंपनी स्थापित कर लेते हैं और धीरे धीरे करके भारत में शासन शुरू कर देते हैं। इतना बता दिया सन ने? ठीक है, अब ध्यान से समझना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। ये 562 रियासतें जो थी, इन रियासतों में अंग्रेजों ने अलग अलग प्रांतों पे कब्जा कर रखा था। सर कब्जे का क्या मतलब है कि अंग्रेज जिस भी राजा के पास जाते थे उसे या तो मुद्रा दे देते थे, ठीक है, या फिर उसके लिए उल्टी सीधी चीजें दे देते थे। जैसे कोई राजा बहुत ज्यादा नालायक होता था, आओ कृष्णपाल, तो उसके लिए उस तरीके की चीजें उपलब्ध करा दी जाती थी, नशे के साधन। ठीक है, चलो ये जैसे यहाँ से पूरा कॉपी हो जाए मुझे बताना, ठीक है? चलो भाई ड्रॉ करो। ठीक है, इंडिया ड्रॉ करो और लिखो छोटी छोटी 562 रियासतें हुआ करती थी, ऐसे मैप बना लो बेटा। आप ध्यान से समझना, इन रियासतों पर अलग अलग राजा राज करते थे। जब भारत पर अंग्रेजों का आगमन हुआ तो उन्होंने सबसे पहले, अखंड भारत नाम का कुछ भी नहीं था, कहने का मतलब सब अपनी अपनी रियासतें चलाते थे। कोई कहता था मैं हूँ भैया किंग ऑफ यहाँ का बंगाल का, कोई कहता था मैं हैदराबाद का निजाम हूँ, कोई कहता था मैं जूनागढ़ का निजाम हूँ। जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो उन्होंने इन सभी पे अलग अलग तरीके से राज करने का प्रयास करा। कहीं पर जाकर के क्या ले लिया? डॉक्ट्राइन ऑफ लेंस, समझते हो, जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध का कारण क्या था कि उनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। हो गया कॉपी? गुड। और कई जगह उन्होंने क्या करा था? अपनी खतरनाक नीतियां बना करके शासन कर लिया था। चलो भैया अब ये चल जाए फटाक से, और नहीं चला तो फिर ऐसे ही शुरू करते हैं, वरना ना इसमें फ्लो बनेगा ना इसमें फ्लो बनेगा। अब तो चलना चाहिए, दौड़ेगा। अभी रुको, अभी देखते हैं दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा। नहीं, अभी भी ये जो मेन फाइल इसमें कॉपी करी है वो किन्हीं कारणवश नहीं चलेगी। चलो गोली मारो फाइल को, भाड़ में गई फाइल। ठीक है, ऐसे ही पढ़ो। लो हो गया काम। जैसे ही सोचा फाइल हटा देंगे, फाइल चल गई। वाह क्या बात। चलो लो अब आ जाओ, जरा बुद्धि लगाना, बैठ के ढंग से देखना संसद को, ठीक है? चलो हो जाए, ये लो, ठीक है? अब देखो, अब तुम्हें थोड़ी इमेजेस देख के ज्यादा आनंद आएगा। हुआ ये कि हमारे भारत पर अंग्रेज आक्रमण करने नहीं आए थे, व्यापारी बन के आए थे। उन्होंने धीरे धीरे भारत पर राज करना शुरू करा। 562 रियासतें थी जिनके अंदर अलग अलग राजे रजवाड़े राज करते थे। अंग्रेजों ने कुछ नहीं करा, हर राजा को खरीदते चले गए, किसी को पैसे देके, किसी को मुद्रा दे करके, किसी को पावर का लालच देके, सत्ता का नशा देके, किसी को ऊंचा बता करके। तो याद रखिएगा, पहले कुछ इस तरीके से हमारा भारत था, ये ध्यान रखना। देखो, कहीं नवाब ऑफ बंगाल का शासन था, कहीं अवध के नवाब थे, कहीं मराठा का था, कहीं गायकवाड़ रहते थे। यानी कुल मिलाकर के आज जो अलग अलग आप राज्य देखते हो, ऐसा कोई भी राज्य की व्यवस्था नहीं थी। क्या था? अलग अलग राजाओं का शासन था। ठीक सर, ये बात समझ में आई। उसके बाद पूरे भारत के लिए समझना, अच्छा, पूरे भारत पर शासन करने के लिए ध्यान से समझिएगा, अंग्रेजों ने क्या बनाई? बोलो, विधि। लिखते चलना। अंग्रेजों ने विधि बना के प्रयास करा। ये 3 जोन्स ऑफ पावर थे। पहला कौन सा था यहाँ पर पता है आप लोगों को? ये बंबई प्रांत था, मद्रास प्रांत था, बंगाल प्रांत था। अंग्रेजों ने ये देखा कि जितने भी भारतीय रहते हैं उन पे शासन करना क्यों आसान है। विचार मत करो ना सामने। उन्होंने ये सोचा कि जितने भी भारतीय रहते हैं इन पे शासन करना आसान क्यों? क्योंकि एकता नाम की चीज ही नहीं है। अब आएगा समझना, और बात पकड़ने में इंटरेस्टिंग हो तो समझना। पता चला, इस चीज को ध्यान से समझना,
अंग्रेज बंगाल में फैक्ट्री लगाने आए, तो ये जो बंगाल का राजा है इसने अंग्रेजों का अगेंस्ट में विद्रोह कर दिया। इसने इस राजा की मदद मांगी, ये बोले ना तुम अकेले ही जाके अपनी लड़ाई लड़ ले, अकेले ही जाके शिकायत कर दे, अकेले ही जाके सारे काम करते। तो भैया हुआ ये कि जो बंगाल के राजा थे वो अकेले पड़ गए, अंग्रेजों ने उन्हें धो दिया। समझना बात को। इधर वाले राजा से युद्ध हुआ, इन्होंने इससे और इससे मदद मांगी, बोले तू मेरे टाइम पे नहीं आया था, लो मार कर ले। कौन बोल रहा? आवाज आई तो समझ लेना, उठा के एकदम क्लास से बाहर। उसके बाद समझिए ये कांसेप्ट समझो, इट इज प्योर एनसीईआरटी, ध्यान से समझना। लांसी बोलना मतलब बिल्कुल भी मिनट टेढ़ा मुंह करके, इधर देखो, चुप रहो, बैठ जाओ जल्दी बेटा, कहीं बिना बोले। समझ नहीं आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, मैं सच बता रहा हूँ, टाइम लगता है। इन दोनों राजाओं से मदद मांगी, इन्होंने मना कर दिया, जिसकी वजह से नतीजा ये हुआ कि अंग्रेज यहाँ शासन, कहीं यहाँ शासन, कहीं यहाँ शासन स्थापित कर ली। अब सुनना ध्यान से, पूरा भारत जो तुम्हें दिखाई देता है ना बेटा, ये भारत बट गया था 3 प्रांतों में। कुछ हो गया था राजे रजवाड़ों के प्रांत, जिनमें राजा साहब शासन करते थे अंग्रेजों की अधीनता में। कैसे? अंग्रेज ये कहते थे राजा जी तुम कुएं के मेंढक बने रहो, बाहरी युद्ध हम देख लेंगे, तुम्हारी सुरक्षा हम कर लेंगे, लेकिन बदले में तुम्हें हमारे यहाँ जो फौज रहेगी उसको खाना पीना पूर्ति देनी पड़ेगी, और तुम्हारे बिहाफ के जितने भी संसाधन है उनका हम प्रयोग करेंगे, और समस्या आने पर तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। ध्यान से समझना, कुछ ऐसे थे 95 जो पूरी तरीके से राजशाही सिस्टम खत्म करके अंग्रेजों के अधीन हो चुके थे, जिनकी अंग्रेजों ने जो पूरी राजाशिप थी, क्राउनशिप थी, वो छीन के अपने पास ले ली। क्या काम करते थे? इन्होंने निकाला था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसके तहत अगर किसी भी राजा का कोई खुद का वारिस नहीं होता था तो ये कहते थे तुम गोद नहीं ले सकते बच्चा, और जाकर के उस पूरे क्षेत्र पे किसका कब्जा कर लेते थे? अपना कब्जा कर लेते थे। सो सर आप ये चीजें क्यों बता रहे हो? ये चीजें इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि बेटा ये सब तुमने पता है कब से झेला? ये 1600 से झेला 1947 तक, और 1947 से पहले 2 बार प्रयास करे। 1857 में हमने जबरदस्त प्रयास करा, उसके बाद जब देश 1914 और 1918 में समस्त देश प्रथम विश्व युद्ध में उलझे हुए थे, तब भी हमारे पास एक मौका था, क्योंकि उस समय भी ठीक है आदरणीय जिन्होंने पूरी स्थापना कर दी थी आजाद हिंद फौज की, क्या नाम था उनका? आदरणीय सही, वेरी गुड बेटा, सुभाष चंद्र बोस जी ने ये बोला था कि इस समय दुश्मन कमजोर है, उसके ऊपर अटैक कर दो, लेकिन हम लोगों ने उस समय अटैक नहीं करा था। ठीक ध्यान से सुनना बात को, इन्होंने इतने लंबे काल से शासन करा, हमने प्रयास करा, तोड़ नहीं पाए थे। अब पूरे भारत पर ऑलमोस्ट अंग्रेजी शासन हो चुका था। अब इस अंग्रेजी शासन से बाहर निकालने के लिए ध्यान से समझना, एक व्यक्ति सामने आया जिनका नाम था वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल ने ये बोला कि मुझे पहले ये करना पड़ेगा। अब समझना, आप पॉलिटी के कंसेप्ट पे आ जाओ। क्या करना पड़ेगा? पहले आर्टिकल 1 क्या करना पड़ेगा? आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, भारत समस्त राज्यों को मिला करके क्या बनेगा भैया? एक यूनियन बनेगा। तो उन्होंने कहा कि अगर ये रियासत, ये वाली, ये और इधर वाली, जब तक ये अलग अलग रहेंगी तब तक हम कभी एक भारत की मांग नहीं कर पाएंगे। उन्होंने क्या करा? संपूर्ण भारत को एक करके अंग्रेजों के विरुद्ध जोड़ने का काम करा, जिसके एवज में 562 रियासतों को एक कर दिया। और एक करने की भी शर्त थी कि अगर तुम एक बार इस भारत सीमा के अंदर अपने आप को घोषित कर देते हो तो तुम कभी भी विच्छेद नहीं कर सकते, अलग नहीं हो सकते। अब भी एक दिक्कत थी, इतनी आसानी से राजे रजवाड़े मान जाए? अगर मैं तुमसे कह दूं कि भैया तुम ये मकान छोड़ के दूसरा मकान ले लो, और तुम्हारा मकान ठीक ठाक लोकेशन पे है, तो तुम या तो बहुत ज्यादा पैसे मांगोगे उस मकान के, या कहोगे क्यों छोड़ दे सर, ये तो भविष्य के लिए बहुत अच्छा बैठा। तो जो अंग्रेज नालायक थे उन्होंने भारतीय राजाओं से डील कर रखी थी, और इसमें से बेटा सारे राजाओं को तोड़ लिया, लेकिन 3 मक्कार नहीं मान रहे थे। कौन कौन थे? हैदराबाद के निजाम, जूनागढ़ गुजरात के, और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के। ये 3 क्या कह रहे थे? ये 3 इस बात को कह रहे थे कि अंग्रेजों से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम स्वतंत्र रहेंगे, क्योंकि जब सबको एक कर लिया गया तो भारत में चुनाव होने थे, और चुनाव तभी संभव थे जब सारी रियासतें एक हो जाए। तो हुआ क्या? इन तीनों ने मना कर दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि गुजरात के जूनागढ़ भाग के अंदर तो कराई गई थी वोटिंग। ये पूछा गया था कि बताओ, शर्त रख दी थी कि तुम हमारे साथ आओगे कि पाकिस्तान निकल लोगे, तो ये इंडिया के साथ हो गए। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो हैदराबाद था उससे पूछा गया, तो हैदराबाद के निजाम ने मक्कारी करी, नहीं मान रहा था, तो यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा चलाया गया? बोलो। और इधर जम्मू एंड कश्मीर की बात रही, राजा हरी सिंह थे, आर्टिकल 370 डाल के इन्हें लॉक कर लिया, क्योंकि पाकिस्तान ने इनके ऊपर अटैक बोल दिया। तो फिर सर ये हिस्ट्री हमने पढ़ी क्यों? अब तुम समझना, जो चीजें आसान लगेगी तुम्हें, वो इसलिए लगी कि सर पहले ये वाला राज्य, ये वाला राज्य, ये वाला राज्य, ये वाला, ये वाला, ये वाला,
ये अपनी विधि लिखो स्वयं बनाते थे। क्या करते थे? लिखो ये लाइन। आज भी ऐसा होता है कि नहीं होता? सर आज भी होता है। वही बताने ले जा रहा हूँ कंसेप्ट, इसीलिए तो भला मना पेन ड्राइव चल रही है, तुम लोग पता नहीं क्या करते पेन ड्राइव। ठीक, लिखा पहले जितने भी प्रांत थे अपनी विधि कैसे बनाते थे? स्वयं बनाते थे। बेटा इसी को प्यार से बोला जाता था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। समझना ध्यान से। और जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इन सारी प्रांतों की ताकत को ले जाकर के कहां सीमित कर दिया? एक स्थान पर। और इसी एक स्थान को बोला जाता है आज की डेट में भी संसद। ये चीज आई समझ में थोड़ी या नहीं? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है? मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। जो बच्चे सो गए थे वो जरा ध्यान देना और उत्तर भी देना। मैं प्रश्न पूछूंगा। सर सबसे पहले जितने भी प्रांत थे वो अपनी विधि खुद बनाते थे, जिसको वो बोलते थे स्थानीय शासन। लेकिन अंग्रेज यहाँ पे नहीं जाते थे, यहाँ नहीं जाते थे। वो चाहते थे हम एक ही जगह बैठ के सब कंट्रोल करें, इसलिए उन्होंने बनाया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जो आगे जाके क्या बन गई? संसद। ये बात आई समझ में कि अंग्रेजों ने एक ऐसा स्थान, एक ऐसा मकान, एक ऐसा कमरा बनाया जिस कमरे के अंदर बैठ के पूरे भारत के लिए क्या बनाई जा सकती है? विधि बनाई जा सकती है। ये चीज आई, इसलिए मैंने एक लाइन लिखवाई कि ये जो पार्लियामेंट है इसकी डेफिनेशन है सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी। इससे बड़ा विधि बनाने वाला पूरे भारत के अंदर कोई संस्था नहीं है। समझना सर। उसके बाद क्या दिक्कत हुई? उसके बाद दिक्कत ये हुई बेटा, समझना बड़े ध्यान से। जब ये संसद बनके तैयार हो गई तो इस संसद के सामने, ध्यान से समझिएगा, ये इंडिया के अलग अलग राज्य थे। इंडिया के जितने भी अलग अलग राज्य थे वो अलग अलग राज्यों को कौन कंट्रोल करने लगा? संसद। यानी पूरे भारत के लिए विधि कौन बनाने लगी थी? संसद। अब ध्यान से समझना, प्रॉब्लम दो आ गई। संसद कहां पर स्थापित करी गई थी? दिल्ली के अंदर। अब मुझे ये बताओ, क्या दिल्ली के अंदर अगर कोई बैठा हुआ है तो उससे उत्तर प्रदेश की, गोवा की, मध्य प्रदेश की, बिहार की समस्याओं के बारे में पता होगा? पता होगा? नहीं पता होगा? तो बेटा जब सभी राज्यों ने ये कहा कि हमारी समस्या तो तुम सुनते ही नहीं हो, दिल्ली दूर है क्योंकि हम दिल्ली तक जा नहीं सकते, ना तो तुम हमारी भाषा जानते हो, हम अय्यो अप्पा कहते रह जाते हैं, तुम साला अपनी भाषा में बात करते रहते हो। ठीक है, ये शब्द है टेक्निकली, सॉरी टू यूज। लेकिन तो ये बात हुई कि जो भैया दिल्ली है उसमें दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व कैसे करा जाए, कैसे दक्षिण भारत को या अलग अलग प्रांतों के लोगों को जोड़ा जाए। तो याद रखिएगा, संसद के अंदर एक सदन बना दिया गया जिसका नाम था राज्य सभा। यहाँ प्रत्येक राज्य के आबादी के अनुसार लोगों को बिठाया जाएगा, ताकि जब भी पूरे भारत के लिए विधि बनाएंगे तो उस समय गोवा का, यूपी का, 28 राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेश के कम से कम एक नेता सामने बैठे कि हम तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लिए ऐसा नियम बनाने जा रहे हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? छोटा सा कंसेप्ट समझे सर। सबसे पहले संसद बना दी गई। संसद पूरे भारत को कंट्रोल करती है। मैं तुम्हें दोबारा इसमें डायग्राम होगा, मैं दिखा देता हूं। ठीक है, 64 योगिनी मंदिर वाला तो समझ गए, नहीं समझे तो दोबारा समझा दूंगा। अभी सेंट्रल विस्टा की डिजाइन भी प्रेरित है। हाँ क्या पूछ रहे हैं? बोलिए बोलिए बोलिए। ये वही लिखा हुआ है 562 रियासतों वाला, इसको भी छोड़ो। ये लो, पूरे भारत के लिए लॉ कौन बनाता है? संसद। बेटा ये संसद पूरे भारत के लिए लॉ कहाँ बैठ के बनाती है? दिल्ली में। जब ये दिल्ली में बैठ के लॉ बना रहे थे तो बाकी सारे राज्य रोने लगे। तो मैंने कहा भैया क्यों रो रहे हो? तो इन राज्यों ने कहा कि दिल्ली वाले सिर्फ दिल की बात जानते हैं, बाकी तो कोई कुछ जानता नहीं। गोवा वाले कैसे जानेंगे कि दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है, और दिल्ली वाले कैसे जानेंगे? गुजरात वालों की समस्या ये है कि भैया हमें तो व्यापार में ज्यादा मुनाफा चाहिए, दिल्ली का आदमी कैसे समझेगा? तो बेटा इसी चक्कर में संसद में प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदन बनाया गया जिसको संसद का उच्च सदन बोला गया, और इसे ही बोला गया भारत की संसद की राज्य सभा। राज्य सभा समझ गए? कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनना। अब उत्तर प्रदेश के लोग रोने लगे, बिहार के लोग रोने लगे। तो कहोगे सर क्यों रोने लगे? अब उनको क्या दिक्कत हो गई? उनके राज्य के प्रतिनिधित्व के लिए राज्यसभा बना दी। यूपी के लोग कहने लगे कि हमें तो कुछ आंखों से दिख ही नहीं रहा, जो विधि बनाते हैं वो बनाते किसके लिए? लोगों के लिए। किसके लिए बनाते हैं? लोगों के लिए। बोले पर हम तो संसद के अंदर बैठ ही नहीं रहे ना। मेरी बात ध्यान से समझना। लोगों ने ये कहा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश किसी भी राज्य के लिए विधि बना देती है संसद, हमारे राज्य का एक प्रतिनिधि बैठ जाता है, लेकिन हम तो जाके नहीं बैठ रहे ना, हमें क्या पता कौन नेता क्या बात कर रहा है। तो बेटा इसी के चक्कर में संसद में एक सदन और बनाया गया, उसका नाम था लोकसभा, जहां पर कोई भी व्यक्ति चयनित होकर सीधे जा सकता है। बात आई समझ में?
एक में सीधा आपका प्रतिनिधित्व है, एक में आपके राज्य का। समझे? चलो भैया वाला साथ करते हैं। क्या वो एकता सन्नाटा कैसे होती है? सो गए? आपने बोला ना, बोलना नहीं। अच्छा, इतनी बात मानने लगे। चलो ठीक है, आ जाओ। अब एक चीज ये देखिए, भारत की जो संसद है उसको लेकर के क्वेश्चन आया, एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर आप इसके बाद डिसाइड कीजिए। फिर थोड़े से तथ्य बता देते हैं ताकि तुम्हें नींद ना आए। ठीक है, चलो ये देखो, अभी जो वर्तमान संसद है उससे पहले ये जान लीजिए एक स्थान है मुरैना में, मध्य प्रदेश। ठीक है बेटा, एक जगह है मुरैना, ये मध्य प्रदेश में स्थापित है। मुरैना के अंदर क्या है? 64 योगिनी मंदिर है। अब तुम्हें ज्यादा मजा आएगा। कितने लोग मानते हैं कि काला जादू होता है? ब्लैक सबसे मैजिक ज्यादा होता है? यही होता है। वेरी गुड बेटा, सबसे ज्यादा काला जादू जो होता है ना, यहाँ पर सिद्धि स्थल है। सिद्धि स्थल का मतलब कोलकाता में ज्यादा होता है, लेकिन ये सिद्ध जगहें होती हैं, जैसे माँ कामाख्या देवी मंदिर असम। ठीक है, तो अब आ जाओ, तो उन जगहों पे सिद्ध पीठ होती है बेटा। तो ऐसा ये मुरैना कहा जाता है आज की डेट में अघोरियों का गढ़ बन गया है। लेकिन तुम्हें जान के ताज्जुब होगा कि पूरी भारत की जो पुरानी संसद है उसकी डिजाइन यहीं से प्रेरित थी। अब आप कहोगे सर ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। बेटा ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, वो इसलिए कि ये लो यूपीएससी का 10 अक्टूबर को क्वेश्चन आया था। पढ़ो क्वेश्चन। 10 अक्टूबर 2022 को आईएएस की परीक्षा का प्रश्न आया था इस मंदिर को लेके। एक बार प्रश्न पढ़िए। हाँ, ये कच्छ पगार राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया गोलाकार मंदिर। सर सही जवाब। भारत में एकमात्र नहीं सर, ऐसा नहीं। इसका उद्देश्य वैष्णव पंथ को, सर जब तक हमने मंदिर आर्ट एंड कल्चर पढ़ाई नहीं तब तक हम कैसे बता दें। फिलहाल इसका उत्तर सी है, पहला और चौथा। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी दे देता है। आप ये समझ गए कि इस मंदिर की डिजाइन किससे प्रेरित है? तो भैया ये लो, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लो। ये पढ़ो, फिर आगे संसद अपने तरीके से शुरू करते हैं। ऐसे तुम लोग सो जाओ। बड़ी है ना, 1323 ईस्वी विक्रम संवत हिंदू कैलेंडर शिलालेख के अनुसार मंदिर का निर्माण कच्छ पगाट राजा देवपाल। ठीक है, वनडे एग्जाम में जरूर पूछ ले। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर सूर्य के परागमन के आधार पर ज्योतिष और गणित की शिक्षा प्रदान करने का स्थान है। समझ गए? सर ये तो समझ आ गया पुराना वाला, लेकिन ये डिजाइन तो फेल हो गई ना। अब तो हमारे संसद ने डिजाइन बदल दी। तो बेटा अब भी एक प्रश्न तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वो प्रश्न ये इंतजार कर रहा है, तो इसे पढ़ो। आप पढ़ो। तुम्हें क्या लग रहा है कि ये जो त्रिकोण वाली डिजाइन बनी है, ये डिजाइन इन लोगों ने किसी मंदिर से नहीं ली होगी? बेटा ये पूरी इस समय जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इतनी रिसर्च करके ला रही है ताकि हर चीज का प्रभाव वोट बैंक पे पड़े। बेटा ये रहा विदिशा जो कि मध्य प्रदेश में स्थापित है, वहां पर एक सूर्य मंदिर और सर सब मध्य प्रदेश से क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर इतने सुंदर सुंदर मंदिर बने हैं। वहाँ पर कला और संस्कृति का ज्यादा महत्व रहा है प्राचीन काल। हाँ वैसे तो कला और साहित्य का ज्यादा महत्व, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर रहा है, राजस्थान में भी रहा है, लेकिन कई सारे मंदिर हैं जिनकी डिजाइन प्रेरित करने के लिए फ्री है। अब ये विदिशा नामक जगह मध्य प्रदेश में है। तो बेटा यहाँ पर इस वंश के शासक ने बनवाया था, ये सब लिखा हुआ है। औरंगजेब ने 11 तोपों से इस मंदिर को उड़ा दिया, ये भी मैं बता दूं। इतना ही नहीं, इस मंदिर को उखाड़ के फेंकने के बाद यहाँ पर मस्जिद भी बना दी गई थी, लेकिन फिर दोबारा से इस मंदिर को रिवाइव कर लिया गया और मुबारक को यही बन गया हमारा सेंट्रल विस्टा। अब कोई सिमिलरिटी दिख रही है? ये देखो और ये देखो, ठीक है? लो जरा एक बार इसको पढ़ लो। समझ में आया? संसद की डिजाइन तक पढ़नी पड़ती है वरना काम नहीं चलता। यूपीएससी 2021 में पूछा था, आप कहीं 24 में पूछ देते भैया बताओ इसकी डिजाइन किससे प्रेरित है, तब क्या कर लो? ठीक है, अब याद रखना ये प्रश्न, क्या पता मंदिर में पूछे। ठीक है, चलो अब कुछ फैक्ट लिख लो। लिखो, हमारी पुरानी संसद का निर्माण किसने करा था? तो पुरानी संसद का निर्माण जो शुरू हुआ था वो लिख लो, वेरी गुड, 12 फरवरी 1921 को शुरू हुआ था, 6 वर्षों में पूर्ण हुआ था 1927। सर इसे बनाने में उस समय कितना रुपया खर्च हुआ था? 83 लाख रुपए। इसके लिए सर 2 इंजीनियर लगे थे, उसमें से एक का नाम था एडविन लुटियंस और अगला था हार्वर्ड, जिसे हार्वर्ड पढ़ते हैं, बेकर। ये 2 इंजीनियर थे। लिखो ना, पुरानी संसद की डिजाइन किसने बनाई थी? नई वाली के लिए पढ़ लेना, नई वाली डिजाइन के लिए बहुत ज्यादा श्रेय जाता है। हाँ बेटा, बहुत कमेंट होता है, उस समय के नेता कमेंट करते थे कि जिस
जिस संसद को बनाने वाले का नाम ही लुटेरा हो, लुटिया डुबोने वाला, तो बेटा वो संसद के अंदर तो लुटेरे ही बैठे हैं। ऐसे कमेंट आते थे उस समय, ठीक है, ये ध्यान रखना। कितने लाख रुपए खर्च हुए थे? 83 लाख। सर अब नई वाली संसद में कितने लाख रुपए का प्रोजेक्ट है? तो बेटा पूरा प्रोजेक्ट है 20,000 करोड़ का। सर बनी भी बहुत ज्यादा सुंदर। हाँ बनी भी बहुत सुंदर, विजय मंदिर पे आता है। ये लोग लिखते चलते, तो मैं काफी चीजें बताऊंगा, बहुत सारी चीजें कि संसद के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। लिखा किसने बनाई थी पुरानी वाली? एडमिन लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने। इसके बाद ये ध्यान रखिएगा, पुरानी संसद 83 लाख रुपए उस समय, ठीक है। और आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि एक आदमी था जिसका नाम था इरविन, जिसने गांधी जी के साथ समझौता करा था 5 मार्च 1931 को। बेटा इसी इरविन ने पुरानी वाली संसद का उद्घाटन करा था। इसी इरविन ने पुरानी संसद का उद्घाटन करा था, जिसका नाम था लॉर्ड इरविन। हाँ लिख लो, आजकल बड़े एग्जाम का भी ज्ञान यूपीएससी में ही है ना। जैसे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा में सवाल आ गया, वो इसलिए आ गया कि उन्होंने लूसेंट लुटा दी थोड़ी सी, ये मैं बता दूं, लेकिन वो क्वेश्चन अच्छा था। ये लिख लिया, ये फैक्ट लिखे कि नहीं? आगे बढ़े, चलो भैया। तो सर इन तथ्यों को हमें आपने बता दिया, सुप्रीम मैजिस्ट्रेट बता दिया। अब लिखो अगला ये चार्ट बनाओ। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, लिखो। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। सर क्यों होता है? क्योंकि यहीं से संसद की शुरुआत होगी। और आसान करते चलो तुम्हारे लिए। सर लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है जो उन देशों में देखने को मिलता है जहां पर ज्यादा आबादी होती है और विविधता होता है। सर वहां शासन सीधे नहीं होता, नहीं। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। सवाल आ चुका है मेंस में कि डेमोक्रेसी कितने प्रकार की होती है? अप्रत्यक्ष होती है, प्रत्यक्ष होती है। प्रत्यक्ष का नाम डायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष का नाम जो होता है उसे प्रतिनिधि द्वारा भी कहते हैं। सर भारत में कौन सी चल रही है? तो याद रखना बेटा, भारत के अंदर आबादी काफी ज्यादा है, इसलिए हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी का प्रयोग नहीं करते हैं, हम करते हैं अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी का प्रयोग, इसे प्रत्यक्ष बोलते हैं। सर ये प्रत्यक्ष कहीं तो होती होगी, स्थान का नाम लिख लो, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में जब भी कोई विधि बनाई जाती है, कानून बनाया जाता है, वहां के लोगों को बुला के बैठा लिया जाता है संसद में, और लोग वहीं पर वोटिंग करते हैं, रेफरेंडम, और इसी वोटिंग के अंतर्गत विधि बनाई जाती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं। भारत में 140 करोड़ लोगों को न्योता बांटोगे तो बेटा वो फिर पहुंच गए दिल्ली, वो अपने काम से दूसरे के घर नहीं जाते, बिना काम के दिल्ली पहुंचेंगे तुम्हारे लिए कानून बनाने। तो बेटा ध्यान से सुनना, भारत के पास में दो विकल्प थे, या तो तुम अमेरिका की राष्ट्रपति लोकतांत्रिक प्रणाली ले लो, या तुम इंग्लैंड का पार्लियामेंट्री सिस्टम ले लो। अब दोनों में से हम कौन सा लेंगे ये तुम्हें अच्छे से पता है, फिर भी इतना लिखते चलो, नोट करते चलो। लोकतंत्र प्रणाली कितने प्रकार की होती है? तो सर एक प्रत्यक्ष होती है, एक अप्रत्यक्ष होती है। अप्रत्यक्ष हाँ कह सकते हो। तो डायरेक्ट कौन सी होती है? प्रत्यक्ष, जो भारत जैसे बड़े देशों में प्रयोग नहीं होती। भारत जैसे देशों में सर प्रतिनिधि सिस्टम चलता है, 140 करोड़ लोगों को बांट लिया जाता है 543 जगहों में, और 543 जगहों में 543 लोग इन 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सर कैसे? लोकसभा में, लोकसभा के अंदर तुम्हारे ही चुने हुए व्यक्ति बैठे हैं। संजय भैया जो है, ये मान के चलो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, लेकिन यहाँ पर जो जतिन प्रसाद जी हैं वो पीलीभीत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कहाँ करेंगे? लोकसभा के अंदर करेंगे। यानी तुमने एक आदमी को चुन के कहाँ पहुंचा दिया? लोकसभा। क्यों? क्योंकि 140 करोड़ की आबादी या पीलीभीत की 32 लाख 17 लाख की आबादी जा करके दिल्ली की लोकसभा में नहीं बैठ सकती। किसे भेजेंगे हम अपने बिहार के? एक व्यक्ति को। उस एक व्यक्ति को भी डायरेक्ट भेज दोगे? नहीं भैया, उसका चुनाव होगा, चुनाव में चुनने के बाद भेजेंगे। समझ गए बात को? सर हमने ये प्रणाली कहाँ से ली है? सर इंग्लैंड से ली। अमेरिका से क्यों नहीं ली? क्योंकि सर अमेरिका की ये जो प्रणाली है, इसमें एक नियम है जो गलत है। बोले क्या? सर इसमें एक नियम ये है अमेरिका के प्रेसिडेंशियल में कि कार्यपालिका उत्तरदायी, वेरी गुड, नहीं है, नहीं है विधायिका को, ये नियम लिख लेना। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यपालिका उत्तरदायी है विधायिका। ये हमें ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये बात लिखो थ्योरी। अब आई बात समझ में? बेटा मेंस में क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल में अंतर बताओ, तो मैं भी अंतर बता रहा हूँ। सर अमेरिका में राष्ट्रपति सिस्टम चलता है, भारत के लिए पार्लियामेंट सिस्टम लिया हुआ है, जो कि किस पर निर्भर है? वेस्ट वेस्टर्न मॉडल इंग्लैंड पे। क्या है समझाता हूँ।
अमेरिका में मैं एग्जांपल हमेशा देता हूं, अमेरिका में अगर कोई भी बिल पास होना है, बात मत करो, अमेरिका में अगर कोई बिल पास होना है तो बेटा राष्ट्रपति स्वयं कर सकता है, लेकिन भारत में कोई बिल पास होना है तो पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति। इससे बेटा क्या होगा, यहाँ पर एक एक बिल, एक एक कानून कितनी बार चेक होगा सर, कम से कम कुछ भी नहीं 800 लोगों के हाथों से चेक होकर राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा। तो ये तरीका ज्यादा अच्छा है। लेकिन अमेरिका का तरीका क्या है, अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति को लगा कि ये कानून बना देना चाहिए, वो बना देता है। तो इससे क्या हो जाता है, फायदा और नुकसान दोनों। सर इसकी वजह से अभ्युदय योजना में टैबलेट बंटना बहुत तेजी से हो सकता है, इसके तहत टैबलेट बट भी ना सके या पता नहीं सरकार ही बदल जाए, यानी एक में देखने को मिलता है डिले और एक में देखने को मिलता है फास्ट मेथड, लेकिन इसमें इतना ज्यादा डिस्कशन नहीं होता कि उस बिल पे चर्चा करी जा सके, जबकि स्लो वाले सिस्टम में चर्चा को ज्यादा वेटेज आता है। इसमें थ्योरी है, क्या करें, लिख लो, लिखा, कंपेयर करा दो, लिख दो, हुआ बेटा लिखते चलना, लिखो, हेडिंग डालो, प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री। लिखो प्रेसिडेंशियल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम। अभी रुक जाओ, तुम्हारी बोलियत भगाता हूँ, है मेरे पास टोट के। हाँ, अभी ऐसी वाली भाषा बोलेंगे, ठीक है। देखो इधर, ये हुआ यूएसए का सिस्टम और ये है इंडिया का सिस्टम। सर इसमें क्या है, इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है कि कोई भी बिल या विधेयक या कानून की जांच कहां पर होती है, लोकसभा, राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति भी वीटो शक्तियों का इस्तेमाल करके उस बिल को रोक सकता है, ठीक है। क्या हुआ पूजा, चलो देखो अमेरिका में क्या सिस्टम है। सर अमेरिका में लोकसभा या राज्यसभा, जिसका नाम देख लेना, यहाँ पर होता है नीचे लोकसभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, राज्यसभा को सीनेट बोलते हैं, इनकी पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं। तो बेटा इनकी कांग्रेस के अंदर जो भी राष्ट्रपति ने बोल दिया वो लोकसभा राज्यसभा नहीं काट सकता। सर इसका लाभ क्या होता है, लाभ ये होता है कि फास्ट बहुत होता है, लेकिन सर तेज होने के साथ साथ एक कमी होती है कि यहाँ पर डिबेट और डिस्कशन नहीं होता है, डिबेट और डिस्कशन बहुत कम होता है। लेकिन ये सारी चीजें लिख लो, प्रैक्टिकल है। इसका कोई खास लॉजिक नहीं, वो इसलिए ताकि राष्ट्रपति इतना पावरफुल है, बार बार आकर के सब तक कागज ना कर ले पड़ना। ठीक हो गया, लिखा, चलो भैया अब लिखो, हेडिंग डालो, फेडरलिज्म। सर एक नया सिद्धांत पढ़ाएंगे, हाँ बेटा फेडरलिज्म। लिखो संघवाद, लिखो संघवाद। बेटा संसद का चैप्टर ऐसा ही है, क्या करा जाए, चलो इसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं। हेडिंग डालो, संघवाद, फेडरलिज्म। सर ये क्या होता है बताता हूं, इसे समझते हैं पापा बेटा फॉर्मूला से। हेडिंग डालो, संघवाद। ठीक है, दो कैरेक्टर बना लो। हाँ अंकल मियां, देखो इधर, चलो बेटा सही है। संघवाद में आपने पापा और बेटा क्यों बना दिए। बेटा जरा ये बताओ, पापा ज्यादा शक्तिशाली होंगे या बेटा? पापा, अच्छा पापा 75 साल के, बेटा 25 साल का। अब बताओ फिजिकली कौन ज्यादा ताकतवर होगा? हाँ बेटा होगा। क्या होगा, सुनना जरा ध्यान से, इसीलिए तुम्हें आड़े तिरछे एग्जांपल देने पड़ते हैं, समझना। सर आपको नहीं पता, पापा ने ही बेटे को जन्म दिया है, पापा नजर में हमेशा ऊपर रहेंगे। मान लिया एक समय बाद बेटा थोड़ा बड़ा हो गया, समझना। अब तक बेटा पापा पर पूर्ण रूप से निर्भर था। पापा कहते थे बेटा हरे रंग की शर्ट पहन, बेटा हरे रंग की शर्ट पहनता था। पापा कहते थे बेटा ये वाला मोबाइल चला, बेटा ये वाला मोबाइल चलाता था। एक दिन बेटा हो गया 18 साल का। कितने साल का? 18 साल। अब बेटे ने करना शुरू कर दी बगावत। सर कैसे? अब बेटा कहने लगा पापा मुझे चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, मुझे चाहिए अपना एक नया फोन, मुझे चाहिए नया, ठीक है, ये कह सकते हो लड़की जो दोस्त है। ठीक, आजकल मॉडर्न बच्चे हैं, कुछ भी मांग सकते हैं। तो बेटा पापा को ये लगा ये तुम कैसी आड़ी तिरछी चीजें मांग रहे हो। ध्यान से सुनना, बैठो भैया जल्दी, स्टोरी मिस कर दी तुम।
पापा ने अब तक बेटे को सारी बात मत करना, पापा ने अब तक बेटे को सारी सुविधाएं दी, लेकिन एक दिन बेटे ने बगावत कर दी। बेटे ने मांग लिया लैंडलाइन, फोन, दुनियादारी, लड़की जो कि एक दोस्त है, मोटरसाइकिल, बाइक सब मांग लिया। बेटा उस दिन पापा को महसूस हुआ कि अरे मेरा बेटा भी बड़ा हो गया है, कुछ अधिकार इसे देने चाहिए। बेटा संघवाद की प्रक्रिया इज नथिंग, संघवाद का मतलब यही होता है, मेरी बात समझना, ये तुम्हारा पूरा भारत है, समझो। इस भारत के अंदर अब तक सारे निर्णय कौन ले रहा था? तो सर संसद। संसद कौन थी? पापा। लेकिन पापा ने ये देखा कि बच्चा जो है, यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सभी राज्य, इनको भी कुछ कुछ आधिकारिक शक्तियां देनी पड़ेंगी, वरना बेटा बगावत कर जाएगा। बगावत ऐसी कर जाएगा कि हो सकता है उत्तर प्रदेश कह दे पश्चिम बंगाल की तरह कि मुझे तुमसे अलग होना है। समझे कंडीशन? दोबारा रिपीट करते हैं, ठीक? कहाँ गया इंडिया का नक्शा? हाजिर हो। पापा बेटे का रिश्ता समझ गए बेटा? ले ये देखो, अब आओ इस पर समझना ध्यान से। एक बार फिर से स्टोरी रिपीट कर रहा हूँ। क्या हुआ? उठाओ बेटा, अब तक पूरे राज्यों के लिए, इस बेटे के लिए, इस बेटे के लिए, ये रहे सारे बेटे इनके, ये रहे इनके 28 बेटे प्लस 8 बेटी, ठीक, यूनियन टेरिटरी मिला के। अब तक इन सब के लिए विधि कौन बना रहा था? सर, इन सब के लिए विधि बना रहा था संसद, जो कि एक था। लेकिन दिक्कत ये हुआ, एक दिन उत्तर प्रदेश में बिल्कुल पैसा नहीं रह गया। उत्तर प्रदेश के लोग बोले हमें भी पैसा चाहिए, हमें भी बनाने हैं 25 नेशनल पार्क, हमें भी रोडें बनानी है, हमें भी हॉस्पिटल बनाना है। तो बेटा संसद से पैसा मांगा, संसद बोली नहीं हम नहीं दे रहे। तो इन्होंने कहा ठीक है मत दो, आज से हम डिक्लेयर करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, आज से हम डिक्लेयर करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ गोवा। तो बेटा संसद घबरा गया। संसद ने कहा कि अरे ये तो बगावत होना शुरू हो जाएगी। बेटा इसीलिए भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम की जरा लागू है फेडरलिज्म। अब ये फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि पूरा भारत एक है, एक संघ है, लेकिन याद रखना इसके साथ में प्रत्येक राज्य के पास अपनी विधि बनाने की शक्ति भी है। बात आई समझ में या नहीं? तुम्हारे पापा की बात तुम किसी कीमत हाल पर कैंसिल नहीं करोगे, अपनी मम्मी की बात किसी सूरत हाल में नहीं कैंसिल करोगे, लेकिन तुम्हारे पास भी छोटे मोटे निर्णय लेने की शक्ति है। अगर कहीं तुम्हें शादी पार्टी में जाना है, पापा ने कह दिया तो ठीक, नहीं कह दिया तो तुम अपनी फ्रेंड से किसी और दिन का टाइम लेके चले जाओगे कि यार शादी में तो नहीं आ पा रही और किसी दिन आ जाऊंगा। तो बेटा यही सिस्टम को कहते हैं संघवाद। क्या कहते हैं? संघवाद। बात आई समझ में? तो सर है क्या हुआ चरण? क्या हुआ? आगे तो बोलो, बोल कह रुक गए। चलो लो बेटा, एक बार इसको पढ़ लो तुम। अगर तुम ये पढ़ पढ़ा के ठीक ठाक बन गए तो शादी अपने आप हो जाएगी। सामूहिक विवाह हो रहा है नहीं? बैठ जाना, पढ़ो एक बार। संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जो केंद्रीय प्राधिकरण और देश के विभिन्न घटक इकाइयों की भी शक्ति विभाजित करती है। अब ऐसे समझ में नहीं आता ना भाषा, इसको पढ़ो। एक महासंघ में सरकार के कम से कम 2 स्तर होते हैं। सरकार के स्तर एक दूसरे से कुछ हद तक स्वतंत्र रूप से अपनी शक्ति का आनंद लेते हैं। संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार आमतौर पर सामान्य राष्ट्रीय हित में कुछ विषयों के लिए जिम्मेदार होती है, क्षेत्रीय सरकारें अन्य विषयों के लिए जिम्मेदार होती है, यानी इसे कहते हैं डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है सर, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर भारत ने ये वाली शक्ति क्यों अपनाई? तो बेटा इसके लिए मैं तुम्हें क्लासिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, ये समझना है। ये भारत है, ये भारत भारत भारत। ठीक है बेटा, हम संघवाद की प्रणाली इसलिए उठाते हैं क्योंकि अभी तक हमने सबको मौका दिया, जाओ खुश रहो विधि बनाओ, जाओ खुश रहो विधि बनाओ, जाओ खुश रहो कानून बनाओ, तुम भी खुश रहो तुम भी। लेकिन जिस दिन देश पर आपातकाल की स्थिति बनी, जिस दिन देश पर कोई हमला हुआ, क्या ये अकेले लड़ लेंगे? सर नहीं लड़ पाएंगे। उस दिन ये सब मिलके क्या हो जाएंगे? एक। इसीलिए याद रखना, संघवाद की प्रणाली कहती है कि हर राज्य के पास अपनी शक्ति होगी, सारे निर्णय केंद्र भी लेगा, राज्य भी ले लेंगे, लेकिन जब भी देश में कोई आपातकाल स्थिति आएगी तो उस समय सब क्या हो जाएंगे? मिलके एक हो जाएंगे। इसीलिए भारत ने संघवाद प्रणाली अडॉप्ट करी। बात आगे समझ में? बहुत टेक्निकल है, मेंस का क्वेश्चन इसी पे बनता है भैया, फिर मत कहना समझाया नहीं। चलो आज तो पक्का तुम लोग काम हो ही गया, बढ़ी गया। हाँ हाँ पता भैया, तुम्हारे हिसाब थोड़ी चलेंगे। लेकिन चलो लिखो आगे। पार्लियामेंट दिख रहा है पीछे? नहीं, चलो डालो हेडिंग आर्टिकल 79। लिखो आर्टिकल 79। अलग बैठा दो तीनों को। हेडिंग डालो आर्टिकल 79। लिखो भारत में
एक संसद होगी जो विधि बनाएगी एवं इस संसद के 3 अंग होंगे। कौन कौन से अंग होते हैं पूजा बताओ? वेरी गुड बेटा। राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? 52। राज्यसभा 80, लोकसभा 81। नोट करो। नोट करो आर्टिकल की नॉलेज। पार्लियामेंट के 3 अंग, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ठीक है। ठीक, अब ध्यान से सुनना, नोट करो। हर राज्य के पास, प्रत्येक राज्य के पास अपनी एक विधानसभा होती है। इसका नाम इंग्लिश में भी लिख लेना, इसे बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। लिख लो। हर राज्य के पास अपनी एक विधानसभा होती है जिसका कार्य होता है कानून बनाना। लिखो, हर राज्य के पास अपनी एक विधानसभा होती है जिसे बोलते हैं राज्य विधानसभा, इंग्लिश में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसका काम होता है उस राज्य के लिए कानून बनाना। बताओ जरा, बिहार अपने यहाँ आरक्षण कर रही है 75%, क्या वो यूपी में लागू होगा? नहीं। सर इसलिए लागू नहीं होगा क्योंकि बिहार के पास है विधानसभा, यानी बिहार अपने राज्य के लिए एक कानून बना सकती है। सर उत्तर प्रदेश में अभ्युदय योजना है, किसी और राज्य में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के पास विधानसभा है जिसने कहाँ कानून बनाया है? सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए। कोई डाउट? ये चीज आई समझ? सर इसी को प्यार से बोलते हैं SLA, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सर कितनी लेजिस्लेटिव असेंबली है? तो सर हमारे पास है 28 + 2, कितनी है? 28 है, 28 राज्यों के पास और 2 दिल्ली और पुडुचेरी के पास। ये देखो सर हमारे पास कितनी विधानसभा है? सर 30 विधानसभा है। कैसे सर? 28 राज्यों के पास है और 2 दिल्ली और पुडुचेरी के पास है। यानी दिल्ली अपने लिए अपने नियम खुद बनाएगा, पुडुचेरी अपने लिए अपने नियम खुद बनाएगा। ये बात आई बेटा। जो लोग यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं और जो लोग राज्य के चुनाव जीतते हैं, इसको वर्गीकृत करा हुआ है। सर वर्गीकृत का मतलब क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 24 करोड़ है, तो उत्तर प्रदेश में हमने विधायकों की संख्या कर रखी है 403। सर बिहार की जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है तो 274 कर दो। सर दिल्ली की ये रही, दिल्ली की सर और कम है तो यहाँ की विधानसभा की सीटें 25-30 कर दो। इस तरीके से हमने वर्गीकरण कर रखा है। सर इससे फायदा क्या होता है कि उत्तर प्रदेश को जब भी विधानसभा के चुनाव कराने हो, यानी उत्तर प्रदेश में विधानसभा जो होती है, जिसे SLA अभी आपने लिखा, इसकी भी एक आयु होती है। कितनी आयु होती है? 5 वर्ष। ठीक है, दिखा देता हूं। लिखो यहाँ पर ऊपर हेडिंग डालो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। लिखो SLA, लिखो राज्य विधान सभा। ठीक है, ये कितने राज्यों की होती है? सर ये प्रत्येक राज्य की होती है। अभी कितने राज्यों की है? सर ये 28 राज्यों के पास है और साथ में 2 केंद्र शासित प्रदेशों के पास है। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? सर एक दिल्ली है और एक पुडुचेरी है। सर ये दिल्ली पुडुचेरी को ये व्यवस्था कैसे मिली? तो लिख लो 70वां संविधान संशोधन। ठीक है सर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर दिल्ली अपना अलग चुनाव कराएगी 5 साल के बाद, उत्तर प्रदेश अपना अलग चुनाव कराएगी बेटा कितने साल के बाद? 5 साल के बाद। यानी राज्यों की विधानसभा की उम्र कितनी होती है? 5 वर्ष। बात आ रही समझ में? सर यूपी की विधानसभा है कितनी सीटें हैं? सर 403। बेटा ये जो 403 सीटें हैं, इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में जब भी विधानसभा का चुनाव होगा तो कितने विधायक चुने जाएंगे? 403। जो चुनाव राज्यों के अंदर यानी विधानसभा चुनाव होता है, उसमें जो व्यक्ति जीतता है या खड़ा होता है और उसके बाद जीत जाता है, उसे क्या बोलते हैं? MLA। बात आई समझ में? सर MLA कहाँ देखने को मिलेंगे? 30 जगहों पर। बिहार में कौन होगा? MLA होगा। कौन होगा उत्तर प्रदेश में? MLA होगा। हर जगहों पे MLA होगा। ठीक है, बात आई समझ में? सर दिल्ली के पास पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है, उसकी क्या कहते हैं, बिल पारित कर वो LG लेफ्टिनेंट, क्योंकि उसे स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है यूटी का। पता पुडुचेरी को नहीं, पुडुचेरी अलग। ठीक है, ध्यान से समझना। सर हर राज्य के पास है, हर राज्य के पास है विधानसभा, ये याद रखना। और इस विधानसभा से जो भी व्यक्ति जीतेगा उसे कहलाएंगे MLA, जिसे शुद्ध हिंदी में बोला जाता है विधायक। समझ, इसमें कोई दिक्कत?
सर उत्तर प्रदेश में कितने विधायक होंगे? 403, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 403। अब ये चीज समझना बड़े ध्यान से, ये नोट कर लिया? चल रहा है क्या? चला रहे भैया? ये मैप अगर तुम्हें दिख पाए साफ सुथरा तो, लगता तो नहीं मुझे। ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं, ये देखो ऐसे, इसको देखो, ये दिख रहा है? ये एसएलए का मतलब क्या है सर? इसका हिंदी में बताओ क्या है? राज्य विधानसभा। इसका मतलब बेटा ध्यान से समझना, जितने भी राज्य में एसएलए लिखा हुआ है, इस राज्य को पावर है, किस चीज की पावर है? अपने लिए विधि बनाने की, अपने लिए विधि बनाने की। सही, अपने लिए विधि बनाएंगे? हाँ, सिर्फ अपने लिए। मतलब अगर महाराष्ट्र सिर्फ अपने लिए लॉ बनाना चाह रहा है तो कौन लॉ बनाएगा? उसके यहाँ पर जितने विधायक हैं वो सब कहाँ बैठ के विधि बनाएंगे? परमिशन तो संसद से लेनी पड़ेगी। नहीं, उसके लिए मैं कारण बता रहा हूँ बेटा। एक दिन हुआ ये कि यहाँ की विधानसभा ने कुछ ऐसे कानून बना दिए। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? चलो बेटा आगे देखिए। एक दिन ऐसा हुआ, महाराष्ट्र की विधानसभा ने ऐसे कानून बना दिए जो केंद्र पर प्रभाव डाले थे। कैसे? इनकी विधानसभा ने क्या करा? आर्टिकल 17 संविधान से खत्म कर दिया। कैसे खत्म कर दो? आर्टिकल 17 यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा। तो बेटा जिस दिन इन्होंने गलत कानून बनाया उस दिन याद रखना, दिल्ली में बैठी हुई संसद जो है उसने इनके कानून को खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया? ये सवाल वही आ जाता है आयशा का कि सर ये परमिशन लेते होंगे। नहीं बेटा, राज्य के लिए कौन से कानून सही है, कौन से कानून बना सकता है, इसके लिए राज्य को सूची दे दी गई है। केंद्र कौन से कानून मतलब बना? अगर राज्य कोई कानून बनाता है वो पूरे भारत के लिए बेनिफिट है, तो वो पूरे केंद्र सरकार पूरे भारत में भी तो उसको लागू कर सकती है। ये केंद्र सरकार के पास है कि उस कानून को केंद्र में लागू करे या ना करे। तो उसको तो तभी पता चलेगी जब राज्य सरकार उसके पास लेके जाएगी। ऐसा नहीं है, अगर ये कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालते हैं तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि वो किसी भी तरीके से संघवाद की प्रणाली पर प्रतिघात न करे। तो इसके लिए इन्हें सूची मिली है, इन्हें पहले ही पता है। जैसे पुलिस है तो पुलिस राज्य सूची का विषय है, विधि है। अब विधि सूची में है। हाँ हाँ, क्वेश्चन पूछो तो मैं आगे तो बताऊँ। सर मतलब मेरा क्वेश्चन ये था, मुझे जब सर ने पढ़ाया था तो उन्होंने बताया था कि मतलब अच्छा। केंद्र सरकार को बताना, मतलब उसको नोटिस देना। मैं बता दे रहा हूँ, केंद्र सरकार के पास केंद्र बड़ा है, राज्य छोटा है, हाँ, राज्य की बात क्यों माना करते हैं? तो ये भी बात हम अपने स्टेट में लागू कर रहे हैं ना, तो उससे एक बार लिया जाएगा परमिशन। नहीं, परमिशन केंद्र से नहीं लेंगे, उन्हीं विषयों पे लेंगे जिसमें केंद्र के अधिकृत क्षेत्र को हम टच कर रहे हैं। मेरी बात समझ लेना, सूची का मतलब समझो। मैंने आपको बता दिया है कि ड्रमंड में क्लासें लग रही हैं। अब तुम बैनर जाकर के क्लासें लेने चले जाओगे तो बैनर वाले भगाएंगे कि नहीं भगाएंगे? क्यों भगा देंगे? क्योंकि आपका अधिकार बैनर तक जाता ही नहीं, आपको ड्रमंड आना है जाना है। लेकिन अगर आपकी ड्रमंड क्लास बंद है, यहाँ पर एक नोटिस लगा हुआ है कि आज कक्षाएं बैनर में संचालित होंगे, तभी तो जाओगे। तो इन्हें अपने अधिकार पता है। राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाता जो केंद्र की सूची से टकराए। अगर टकराएगा तो ये केंद्र के ऊपर आ जाता है कि उस कानून को वैधता प्रदान करे या फिर निस्तेनाबूद करे। ये कंडीशन समझ गए? एक होती समावर्ती सूची जिसमें राज्य भी बनाएगा, केंद्र भी बनाएगा। जैसे होता है शिक्षा, शिक्षा पर कानून मैं भी बनाऊंगा राज्य में, केंद्र भी बनाएगा। हाँ आगे बोलो, चुप काहे हो जाते हैं? हाँ स्वास्थ्य, कई सारे टॉपिक है भैया। चलो अब लिखो तुम लोग सीधे, समझ गया? लिखो राज्यसभा, लोकसभा, और नीचे इसके अंदर हेडिंग डालो एसएलए। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? विधानसभा। बेटा यहाँ पाए जाते हैं विधायक, जिसे हम प्यार से क्या बोलते हैं? एमएलए। और ये ऊपर कौन पाए जाते हैं? इसमें भी होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसमें भी होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लिख लिया? नोट। फिर इनके फंक्शन, कार्य, ड्यूटी पे आगे बढ़ो। कर लिया ना नोट? ठीक। अब याद रखिएगा, ये विधायक सिर्फ राज्यों में पाए जाते हैं। क्या सर ये एमएलए जो होता है वो यहाँ जा सकता है? हाँ, चुनाव लड़ने। इसलिए पीलीभीत के वर्तमान राज्य मंत्री जो यहाँ पर आदरणीय संजय जी हैं, संजय गंगवार जी, उन्होंने प्रयास करा था कि उन्हें इसका टिकट मिल जाए सांसदी का। लेकिन अगर उन्हें एमपी का टिकट ही नहीं मिला तो फिर वो चुनाव नहीं लड़ सकते, वो सिर्फ जीवन पर्यंत क्या रह जाएंगे? एमएलए रह जाएंगे। ये ध्यान रखना। तो विधायक को अपनी पोजीशन बदलने के लिए, यहाँ तक जाने के लिए या यहाँ तक जाने के लिए चुनाव लड़ना पड़ता है। इसका भी चुनाव होता है, इसका भी होता है, इसका अप्रत्यक्ष, इसका प्रत्यक्ष। ठीक है, चलिए हेडिंग डालो सबसे पहले संसद के पहले भवन की, जिसका नाम लिखो लोकसभा। लिखो हेडिंग डालो लोकसभा। लिखो लोकसभा। अब आप ही लोग इसका उत्तर देंगे। लोकसभा में टोटल कितनी सीटें होती हैं?
सर पहले सीटें हुआ करती थी सर, ये 2 सीटें कहाँ चली गई, तो इसका वर्गीकरण पहले समझ लो। पहले होती थी 530 प्लस 20 प्लस, हर ये लिखते चलना इंपॉर्टेंट है, ठीक। 530 लोग कहाँ से आएंगे, राज्यों से आएंगे। सर 20 लोग कहाँ से आएंगे, केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे। ये जो 2 लोग हैं इन्हें क्या बोला जाएगा, इन्हें बोला जाएगा एंग्लो भारतीय। सर ये एंग्लो भारतीय वाली सीट खत्म कर दी है, कौन से संविधान संशोधन से, 104, और ये कब खत्म करी गई, 2020। ये चीज नोट करो। एंग्लो भारतीय कौन होते थे, जब सारे अंग्रेज चले गए तो भैया वो भी कुछ महिलाओं को गर्भवती करके चले, तो उनके जो बच्चे जन्मे अब वो आधे भारतीय आधे अंग्रेज, उन्हीं कहते हैं एंग्लो इंडियन। लेकिन ऐसे लोग देश विरोधी नहीं होते, कई ऐसे रहे जिन्होंने वायुसेना में जंग लड़ी है जा के भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जिनके पापा कहीं ना कहीं से अंग्रेज थे, सर एक मोहल्ला पड़ता है गैस चौराहे से पहले, वहां भी अंग्रेज दिखते हैं, वो वाले नहीं, ठीक है, विशाल का किसके सामने है ना। अगर किसी को चर्म रोग हो जाए तो मजाक मत उड़ाना, वो अंग्रेज नहीं है, उससे एंग्लो इंडियन कह दो। देखा होगा ना, स्किन डिजीज हो जाता है, पूरे वाइट हो जाते हैं, तो उसे एंग्लो इंडियन कहने में संबोधित करना है कि तुम्हारा तो टिकट ही कट गया देश से, है ना, तो ऐसा मत करिए, ठीक है। अब एक चीज और समझिएगा, ये एंग्लो भारतीयों की सीट खत्म कर दी है, क्योंकि इसको पहले राष्ट्रपति क्या करता था, निर्वाचित करता था। मतलब कहता था कि एंग्लो भारतीय डायरेक्ट आ जाओ, बैठ जाओ आकर के, कहां पर बैठ जाओ आकर के, लोकसभा में। लेकिन अब हमने उनके लिए रास्ता डायरेक्ट निर्वाचन का बंद कर दिया, परंतु वो क्या कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। नामांकन का बंद करके किसका ऑप्शन खोल दिया, निर्वाचन का, ये ध्यान रखें, ठीक। अब एक चीज और, वो थोड़ा विवादित है लेकिन आपको मैं समझा देता हूँ। कितने लोग मानते हैं कि संविधान में SC ST लोगों को 10 साल का आरक्षण मिला था या 70 साल का आरक्षण मिला था, कितने लोग मानते हैं? कुछ लोग मानते हैं कि सर आरक्षण मिला था 5 साल का मिला था, 5 साल का, लोग नया और नहीं पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन में पास। हाँ बताओ कितने लोग मानते हैं आरक्षण मतलब कौन सा, नौकरियों में दिया जाने वाला या कोई और सभी में था। सीटों में? तो बेटा ये समझ लो, लोकसभा राज्यसभा इधर आ जाओ, लोकसभा के अंदर कितनी सीटें होती थी, 552। याद रखना 1950 के अंदर जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग थे, इन्हें आरक्षण मिला था 70 साल के लिए, लेकिन यह आरक्षण राजनीतिक आरक्षण था। कौन सा आरक्षण था? और अब टेंशन की कोई बात नहीं है, क्यों इसलिए नहीं है, क्योंकि 2020 में 104 संविधान संशोधन में इसे 10 साल और आगे बढ़ा दिया है। ये चीज ध्यान रखना, राजनीतिक आरक्षण मिलता था, राजनीतिक आरक्षण बढ़ाया है। ये जो नौकरी का आरक्षण है ना, ये पहले उनके लिए कभी सीमित था, असीमित है, चलता रहेगा जब तक कि राज्य सरकार केंद्र सरकार कब चाहेगी फिर? कब चाहेगी, इसका कोई उत्तर नहीं, कभी नहीं। अगर आपको खाने के साथ गुलाब जामुन मिल रहा है तो आप चाहोगे गुलाब जामुन बंद हो? कभी छेना मिले, मतलब बंद ना हो, मिठाई मिले जरूर, कुछ ना कुछ मिले, वो बहुत खतरनाक। चलो भैया ये लिख लिया लोकसभा के अंदर, चलो इसमें लिखाने का ही काम बचा है। लोकसभा के बारे में लिख लीजिए थोड़ा सा और ज्ञान, कि सर इसमें अधिकतम 552 सीटें होती थी, अब 550 ही रह गई। सर ऐसा क्यों हुआ? तो मैंने लिखवा दिया 104 संविधान संशोधन 2020, जिसमें 2 एंग्लो भारतीय सीटें खत्म हो गई, ठीक है। अब अगला लिखो, आयु कितनी होती है कृष्णपाल लोकसभा का सदस्य बनने के लिए? तो मेरा एक क्वेश्चन है, पूछिए। क्या ये SC ST वाला जो आरक्षण है वो खत्म किया जाए? ना, क्योंकि वो फेडरलिज्म का, यानी वो भी छोड़ दो आप, उसको बेसिक स्ट्रक्चर कर चुके हैं। वो समानता लाने के लिए इक्विटी का कंसेप्ट है, और इक्विटी के संबंधा भारतीय के सिद्धांत के अनुसार समानता कभी खत्म नहीं की जा सकती, तो उसे मैं नहीं मानता कि खत्म होगा, कभी नहीं। इसमें कहते हैं SC ST को दिया गया था सामाजिक बैकवर्डनेस के आधार पर, सोशल बैकवर्डनेस। जिस दिन आप लोग ये मानना बंद कर देंगे कि SC दलित हैं और उन्हें अपने बराबर का स्थान देना शुरू कर देंगे, उस दिन आरक्षण खत्म हो जाएगा, क्योंकि बाबा साहब लॉक कर गए, जब तक तुम्हारी सोच नहीं सुधरेगी तब तक आरक्षण नहीं जाएगा, सीधा। इसलिए सोशल और बैकवर्ड आरक्षण देखे गए। अगर ये आर्थिक होता तो खत्म हो चुका होता, टीना डाबी को आर्थिक आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता, लेकिन ये मिला है। जो है साथ में बैठ के पढ़ते, पहले तो मंदिर जाने को भी अलाउड नहीं था, मंदिर भी जाते हैं तो अलाउड नहीं था। मैं बताता हूँ। तो सर पहले तो महिलाओं को शिक्षा पे भी पाबंदी थी। मुझे पता है तुम लोग डिबेट चाहते हैं, यस मैं डिबेट कराता हूँ। देखो भारत में ये बात बिल्कुल सत्य है कि शेड्यूल कास्ट के साथ सच में बेहतरीन चीजें तो नहीं, लेकिन खराब चीजें उनके पतन में होगी। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि उनको जितनी पब्लिक सुविधाएं थी, मंदिर थे, और इन्होंने ये सब कहा, ये
उनके साथ में शारीरिक मानसिक हनन होता था। इसी के कारण हुआ ये प्रभाव कि आज हमारा एससी वर्ग बहुत पीछे रह गया। इनके पिछड़ेपन का कारण जो है वो गांव समाज की सभ्यता हुआ करती थी, राजे रजवाड़े और खासकर जनरल जाति के लोग हुआ करते थे। लेकिन अब क्या है, संविधान में आज की डेट में तुम अगर लड़ाई कर रहे हो उस समय की परिस्थितियों को, तो इससे बड़ी बेवकूफी कोई नहीं है। आरक्षण उनके लिए दे दिया, आरक्षण उन्होंने मांगा नहीं है, भीख में कमाया है। तुम खुद समझाओ कि एक बच्चा जो क्लास फर्स्ट से पढ़ाई कर रहा है, एक बच्चा क्लास पीएनसी से पढ़ाई कर रहा है, तो फर्स्ट वाला जो बच्चा तुमने आगे लाके रखा है वो तो क्लास 12 जल्दी कर लेगा ना। यही दिक्कत है कि जो तुमने दौड़ शुरू करी, इस 1 किलोमीटर की दौड़ में तुमने जनरल वालों को दे दिया यहाँ से दौड़ो, और बेचारे एससी वाले यहाँ, ये यहाँ कहीं पीछे निगेटिव में, तो उनको यहाँ लाने के लिए तो तुम्हें आरक्षण देना पड़ेगा ना। और अभी भी कंप्लीट 100% आरक्षण देने के बाद भी दुर्भाग्य की बात यह है कि कुछ घटिया मानसिकता लोगों की वजह से राजस्थान, मध्य प्रदेश में आज भी ये छुआछूत देखने को आज भी ये घटिया चीज देखने को मिलती है। और अभी आपने हाल ही में मध्य प्रदेश की जल्दी में पिछले साल घटना पड़ी होगी कि एक मास्टर ने मटके से बच्चा पानी पीने चला गया था तो उसे मना कर दिया था, उसकी मार लगा दी थी, अधमरा कर दिया था। जब तुम इतनी घटिया मानसिकता के हो सकते हो तो आरक्षण छीनने की मांग भी कैसे कर सकते हो? वो आरक्षण अपने हक की चीज मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं ठीक है भैया, अगर तुम ब्राह्मण हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी बेटी का रिश्ता भेज रहे हैं, करा दो। तो तुम क्या कहो, ना 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 पंडितों कैसे हो जाएगी? तो वो सीधे नहीं हो सकती ना, आरक्षण ही छोड़ो, क्योंकि तुम्हारी सोच ही वही है। तो इस वजह से ये जो पॉइंट है, मैं इसमें एससी वर्ग का सपोर्ट करता हूँ। मतलब जैसे कि अब शिक्षा में अगर आ जाओ तो हमारे जनरल वालों को सिर्फ 4 अटेम्प्ट मैं बता दूं, अनलिमिटेड। उसके पीछे भी कारण है, उसके पीछे भी कारण है। आपको अगर 4 अटेम्प्ट, मैं बता दूं, अरे नहीं नहीं, वो जुडिशरी का ठीक बता रही है, उसमें 4 ही है, वो जुडिशरी की है ना। वाह, कैसे हो तुम लोग? आईएएस में 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, 32 साल की एज मिलती है, जुडिशरी में 35 साल की एज है, लेकिन हर वर्ग को 4 ही अटेम्प्ट है, एससी एसटी सभी को। नहीं सर, गूगल पे सर्च किए, उन लोगों को अनलिमिटेड है भैया। गूगल बाबा पे केस कर देना, मैं खुद इंटरव्यू तक पहुंचा हूं इस एग्जाम में, इसमें सभी वर्गों को 4 है, फीस में रिलैक्सेशन, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब एक समस्या और है ना, एससी एसटी वर्ग को जब भी बात होती है तो मैं तुम्हें एक दुख की बात बता दे रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग सीधे कह देते हैं ये लोग आरक्षण ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन 100 में से आज की डेट में कोई एससी बच्चा ऐसा नहीं बचा हुआ है जो इतने नंबर के लिए पढ़ाई ना कर पाओ, इतने नंबर ना पाए। अब हर बच्चा अपने आप में स्थिति से बेहतर पढ़ाई कर रहा है, कंपटीशन बढ़ गया। अब क्या तुम रोते हो, तुम्हारे आ रहे हैं इतने, ठीक है, अगर तुम मेरी किसी भी कम्युनिटी से हो और अगर इस बच्चे के ज्यादा है तो तुम क्या कहते हो, देखो कट ऑफ ये लोग बढ़ा रहे हैं, इन लोगों का तो पक्का हो जाएगा। हम लोगों ने क्या कर रखा है, अपनी चीजों को टालना शुरू कर दिया है, जो कि सत्यता नहीं है। अगर आप सिर्फ एकेडमिक की बात करो तो अभी भी कई गांव ऐसे हैं, कई जिले ऐसे हैं जहां से जो एससी के बच्चे हैं पढ़ने स्कूलों में नहीं जाते हैं। अभी भी मानसिकता ऐसी लोगों की है कि जहां उन्हें बराबर का ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। हाँ, आपकी बात ठीक है, लेकिन एक और समस्या है, एक और चीज बता दूं, कोर्ट में भी तो ये मिल जाएंगे ना। तो इतना नहीं है, बस मैं शिक्षा में चाहती हूँ, शिक्षा में चाहती, चलो इनका दुख है। इस चीज को छोड़ो, व्यक्तिगत मत लेना इस चीज को। अरे मैं ये बता दे रहा हूँ, तुम लोग व्यक्तिगत मत लेना, इसको टीचिंग की तरह लो। कोई भी ऐसे इतने पिछड़े हुए हैं जो कक्षा 8 तक भी नहीं पढ़ पाते। हाँ, मैं इस बात अब वो इतने आगे आ ही नहीं रहे, तो थोड़ा बहुत आरक्षण है हाँ, उनके लिए जो आगे थोड़ा बहुत आते हैं उन्हीं को मिल पाता है, बिल्कुल सबको नहीं मिल पाता आरक्षण। हाँ सर, शिक्षा में तो मैं देख रहा हूँ कट ऑफ केवल 2 से 3 नंबर की होती है। बिल्कुल सही बात, आपको कोई खास अंतर नहीं रहेगा। खास अंतर ही नहीं है। ऐसे कौन से गांव शिक्षा नहीं मिल पा रही? राजपूत स्टेटस लग रहे थे, स्टेटस। चलो अच्छा, इस टॉपिक का मैं तुम्हें आंसर दे रहा हूँ, इस टॉपिक में ध्यान से सुन लो। चाहे तुम एससी के हो तो तुम्हें कभी जनरल वर्ग की इंटरव्यू में बदनामी नहीं करनी है, और अगर तुम जनरल के हो तो तुम्हें एससी वर्ग का कभी भी आरक्षण गलत नहीं बताना है। ये ध्यान रखना। आज की डेट में आप सीधे कह सकते हो कि जनरल वर्ग ने सर अपनी चीजें बदली है, जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर है, लोग साथ रह रहे हैं, खा रहे हैं। अब ये घटिया चीजें लोगों की मानसिकता से वहीं रह गई है जहाँ कुएं के मेढक है, जो कभी गांव से बाहर नहीं गए। आज की डेट में आप खुद बताओ, स्विगी वाला खाना डिलीवर करने आ रहा है, खाना कौन बना रहा है, क्या है, वस्त्र पहने कुछ पता तो होता नहीं, कौन मेडिसिन बना रहा है। तो इस चीज के बारे में आप ये सोचो, घटिया चीज अपने दिमाग से निकाल देंगे। मेरे तो बेस्ट फ्रेंड ही 90% मुस्लिम्स हैं। अब मैं क्या करूं बताओ, मेरे घर वाले मुझसे कहते हैं ईद पे कहाँ जा रहा है, सेवई खाने, तो मैं नहीं मानता इन चीज, मैं नहीं मानता। बाबा साहब ने अगर ये चीज हाँ, संविधान में रखी है तो वो इतने विधान में कुछ उनको लगा तभी तो रखी है। उन्हें लगा, इसीलिए तो आर्टिकल 15(2), आर्टिकल 17, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 14।
ये सारे आर्टिकल। और इसके बाद भारत में फिर क्या जरूरत पड़ी कि सरकार ने छुआछूत SC ST प्रिवेंशन एक्ट बनाया। तो फिलहाल अब एक चीज और भी है, समस्या ये आ चुकी है कि मैं हर चीज से सहमत हूँ। अब मैं तुम्हें SC ST का खराब वाला तर्क भी दे दूं। एक नेता उठता है, वो जय डेड डैश लगाता है, खुद जाकर के, ध्यान से सुनना, जनरल के लोगों के साथ मीटिंग करते हैं, उनके साथ चुनाव में पैसा लेते हैं, फंडिंग करते हैं, और गांव जाके ये कहते हैं हम तुम्हारे हैं। ये नेताओं की राजनीति तुम्हें समझनी होगी। मैं तुम्हें पर्सनली बता रहा हूँ, ये चीजें मैंने खुद देखी है कि कई जगह कार्य क्षेत्र में नेता उसी जाति के होकर अपनी जाति के लोगों के वोटों को ही कटवा देते। सच बता रहा हूँ। तो किसी भी नेता या किसी भी बाबा या किसी मौलवी पे विश्वास करके तुम अपने धर्म का चयन मत करना, अपने धर्म का चयन सबसे करना। और एक चीज याद रखना, अगर मैं ST भी होता ना, अभिषेक मिश्रा, तो मैं प्राउड से कहता कि हाँ मेरा धर्म सबसे अच्छा है, मेरी जाति सबसे अच्छी है। ये सिद्धांत अपना के चलो, मेरा मानना। आगे सुन बताओ। जो लोग आर्टिकल को विरोध कर रहे हैं यहाँ पे, उनसे मैं एक बार बोलूँ। हाँ बोलो। NCERT के रिकॉर्ड जो आंकड़े हैं, हाँ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड। हिंदुस्तान में आज भी सबसे अधिक हिंसा या बलात्कार किस वर्ग के लोगों के होते हैं? नंबर 2, हाँ। हिंदुस्तान में जो भी राज्य विधानसभा जो है या लोकसभा या राज्यसभा है, उसमें कितने ऐसे सदस्य हैं? बिल्कुल सही, वेरी गुड। हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कितने ऐसे सदस्य हैं? बिल्कुल सही। नंबर 4, जितने हिंदुस्तान में गवर्नमेंट लोग हैं, रेलवे ले लो आप, SSC ले लो, उसमें कितने SC लोग हैं? उनका टोटल पॉपुलेशन 16% के आसपास है, और जो उनका जो प्रतिनिधित्व जो है वो कम है। पता नहीं। ठीक है। दूसरा क्या, महिला रोटी प्रथा जो है, जो हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं, क्या आपने कोई महिला उठाया है? कोई सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। इस बात से उठा रहे हैं, तो हम उसको उस नजर से देखते हैं। और मैं सब इस बात में कहता हूँ, अम्बेडकर OBC का आता हूँ, हाँ हाँ वहाँ आज भी